वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब मस्त। चलिए, सो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मटेरियल कॉस्टिंग। सो अब हम हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, प्रैक्टिकल चैप्टर्स में आ चुके हैं। थ्योरी इज टोटली कंप्लीटेड। हमने 3 लेक्चर्स लिए चैप्टर 1 को कंप्लीट करने में, लाइक 1 2 3। और अब हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 की ओर। ठीक है बच्चों? यस। तो दोस्तों, नेम ऑफ द चैप्टर इज मटेरियल कॉस्टिंग। अब मटेरियल क्या होता है, मुझे लगता है सभी को पता होगा। ठीक है, मटेरियल क्या मटेरियल होता है ये आप सभी को पता होगा। पर सर, अब उसके अंदर हमें बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट देखने हैं। और अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ा है ना, तब मैं आपको उस एस्पेक्ट को इंट्रोड्यूस करवा पाऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सर, सबसे पहली बात, कॉस्ट असर्टेनमेंट करना था हमको, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। मतलब कॉस्ट कैलकुलेट करनी, तो उसके लिए मुझे मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। जब मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, ओवरहेड आएगा, तब जाके मैं टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर पाऊंगा, राइट? तो उसी तरह अभी हम डिटेल में मटेरियल के अंदर है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी ई बुक, जो कॉन्सेप्ट बुक है, जो आपको मदद करेगी। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बहुत सारे लिखने नहीं है, ठीक है ना? हर चीज नहीं लिखनी है, जो मैं बोलूंगा आपको वही नोटबुक में लिखना है। बाकी चीजें आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। तो सर, हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है इसका। डायरेक्ट मटेरियल कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट पार्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अगर आप किसी गुड्स की कॉस्ट की बात करें, तो डायरेक्ट मटेरियल उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इट्स अ सिग्निफिकेंट पार्ट। करेक्ट है? बीइंग एन इनपुट एंड अ सिग्निफिकेंट आइटम, इट रिक्वायर्स एडिकेट मैनेजमेंट अटेंशन। हमने देखा था कि हमने मटेरियल में थोड़ी सी भी सेविंग करी ना, तो वो बहुत बड़ी कहलाती है, क्योंकि सर मटेरियल का पोर्शन बड़ा होता है। तो अगर मैनेजमेंट इसमें अच्छे से ध्यान देगा, अगर एडिकेट अटेंशन रहेगा मैनेजमेंट का, तो कंपनी के लिए ये चीज फायदेमंद होगी। कहने का मतलब यह है कि एडिकेट अटेंशन होना चाहिए। चलिए, ओके। अब सर, हम मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करने वाले मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। सर, आपने अभी कॉस्ट निकालना तो सीखा नहीं, उसके पहले आप उसे कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। यस, मैं उसे कंट्रोल करने की बात कर रहा हूँ कि मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करना है। तो मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने के 3 ई होते हैं हमारे पास। देयर आर 3 ई अप्रोच टू कंट्रोल द मटेरियल कॉस्ट। और ये 3 क्या हैं वो हम समझते हैं दोस्तों। इकोनॉमी इन प्रोक्योरमेंट। परचेज मैनेजर का क्या काम था? देखो, मटेरियल कॉस्ट को कम करने के 2 तरीके थे। एक तो मैं उसका यूज भी कम करूं, और दूसरा खरीदते समय सस्ता खरीदूं। खरीदने को हम लोग बोलते हैं प्रोक्योरमेंट। ये जो प्रोक्योरमेंट वर्ड लिखा है ना, इसका मीनिंग होता है टू परचेज समथिंग। तो प्रोक्योरमेंट आप कर रहे हैं तो इकोनॉमिकल होना चाहिए ना। इकोनॉमिकल मतलब वाजिब रेट में। मैं चीप नहीं बोल रहा हूँ, इकोनॉमिकल बोल रहा हूँ। चीप का मतलब होता है सस्ता खरीद के ले आए, खराब वाला खरीद के ले आए। इकोनॉमिकल का मतलब होता है अच्छे से अच्छा क्वालिटी का, कम से कम कॉस्ट में, विच मीन्स इकोनॉमी इन प्रोक्योरमेंट। तो अगर आप सस्ता खरीदेंगे तो भी आपकी मटेरियल कॉस्ट कम होगी। दूसरा, एफिशिएंसी इन हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग द मटेरियल। मटेरियल जब आता है तो 2 चीजें होती है सर उसके ऊपर। एक तो स्टोर में कुछ समय तक रखा होता है, और उसके बाद फिर प्रोडक्शन में जाता है तो उसका प्रोसेसिंग होता है, तब वो जाके फिनिश गुड्स बनता है। तो दोनों स्टेप, चाहे हैंडलिंग की बात करूं चाहे प्रोसेसिंग, अगर प्रोसेसिंग अच्छे से नहीं कर रहे हो, वेस्ट बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो भी आपका मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा। अच्छा, प्रोसेसिंग अच्छी थी, खरीदा सस्ता था, लेकिन आप अपने स्टोर मैनेजर को बोलते हो कि मटेरियल को ऐसे ही रख देना, वो अपने मटेरियल को मैनेज नहीं करता है और स्टोर में पड़े पड़े मटेरियल खराब हो जाता है। क्या ऐसा होने देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं सर। इसका मतलब हैंडलिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और इसका मतलब प्रोसेसिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो एफिशिएंसी इन हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग द मटेरियल। एफिशिएंट तरीके से प्रोसेस करो, कम से कम समय में, कम से कम यूज करते हुए, कम से कम वेस्टेज के साथ, और अच्छी तरीके से उसे हैंडलिंग भी करना है हमें। और थर्ड सर, इफेक्टिवनेस इन प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड आउटपुट एज पर द स्टैंडर्ड। और सर, मटेरियल का हमें करना क्या था? मटेरियल से हमें आउटपुट बनाना था। अगर आपने सारी चीजें अच्छे से करी, लेकिन आपकी जो चीज बन के निकल रही है आउटपुट वो अच्छी नहीं है, तो सारी मेहनत पानी में। क्यों सर? क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी वाला नहीं है तो वो सेल ही नहीं होगा। और जब सेल नहीं हुआ तो आपने क्यों प्रोसेसिंग करी, आपने क्यों हैंडलिंग करी? कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी।
तो आपका जो आउटपुट है वो डिजायर्ड क्वालिटी का होना चाहिए, जैसी क्वालिटी होनी चाहिए वैसा ही निकलना चाहिए। वेस्टेज, आउटपुट में भी वेस्टेज नहीं निकलना चाहिए सर। तो इफेक्टिवनेस इन प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड आउटपुट एज पर द स्टैंडर्ड। तो ये 3 ई हमें हेल्प करेंगे सर मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने में। फिर से लिखता हूं मैं तीनों ई का मीनिंग, ठीक है। सबसे पहला सर इकोनॉमिकल। कौन सी चीज इकोनॉमिकल होनी चाहिए सर? जो मैं चीजें परचेज कर रहा हूं दैट शुड बी इकोनॉमिकल, और परचेज को बोलते हैं हम प्रोक्योरमेंट। तो मैं यहाँ पर परचेज भी लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि प्रोक्योरमेंट क्या होता है। दूसरी बात सर, इकोनॉमिकल के बाद मैं बोलूंगा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किस चीज की सर? एफिशिएंसी इन, पहली चीज हैंडलिंग। हैंडलिंग सर, हैंडलिंग क्या होता है? कैसे हैंडल कर रहे हो आप उसे, कैसे लेकर आ रहे हो, कैसे रख रहे हो, उसकी हैंडलिंग अच्छे तरीके से मैनेज करना। किसका काम है ये? स्टोर्स वाले का काम है। अगली बात आती है सर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग अच्छी तरीके से प्रोसेस होना चाहिए, प्रोसेसिंग में ज्यादा वेस्टेज नहीं होना चाहिए। किसका काम है सर? ये प्रोडक्शन वाले का काम है। यहां पर भी मैं रेड से परचेज लिखता हूं। और सर थर्ड आता है हमारा, क्या आता है? इफेक्टिवनेस। आप सारा कुछ अच्छा कर रहे हो लेकिन आपका गुड्स जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बन रहा है, तो आपकी सर कॉस्ट कैसे बढ़ जाएगी? तो भी मैं बोलता हूं कॉस्ट बढ़ेगी। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपका गुड्स अच्छा नहीं बनेगा तो आप उसे फेंक देंगे और वापस से काम करेंगे, वापस से काम करेंगे तो फिर से मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तो भी कॉस्ट बढ़ेगा ना। तो इफेक्टिवनेस इन व्हाट? इफेक्टिवनेस इन प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड आउटपुट। और इसके लिए भी कौन जिम्मेदार होगा सर? इसके लिए भी प्रोडक्शन टीम जिम्मेदार होगी। करेक्ट है। ये 3 स्टेप दोस्तों हमारे हो गए मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। यस, चलिए अगली बात, एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। तो इसका मतलब मुझे मेरे प्रोक्योरमेंट को अच्छा से अच्छा करना है, स्टोरेज बहुत अच्छे तरीके से करना है और यूसेज भी अच्छे तरीके से करना है। अगर मैं ये 3 एस्पेक्ट पर वर्क कर देता हूं तो मेरी ऊपर की ये 3 चीजें सेटिस्फाई हो जाएंगी। अच्छे से खरीदोगे, सही तरीके से खरीदने की प्रोसेस सारी सही रखोगे अपनी फैक्ट्री में तो भी बढ़िया होगा। स्टोरेज बहुत अच्छे से करोगे, ज्यादा वेस्टेज नहीं होने दोगे, जहां पर बहुत ज्यादा मंगा के स्टोर नहीं कर लोगे, जितनी जरूरत है उतना मंगाओ, वेस्ट मत होने दो, एक्सपायर मत होने दो। स्टोरेज कंट्रोल। यूसेज कंट्रोल, यूज करते समय वेस्टेज कम करो, आउटपुट बनाते समय क्वालिटी का ध्यान रखो, ये सारी चीजें यूसेज के अंदर आती है। अब ये हमारे 3 स्टेप बन गए इस चैप्टर के सर। सबसे पहला स्टेप बच्चों, मटेरियल प्रोक्योरमेंट कंट्रोल। अब प्रोक्योरमेंट के बारे में कुछ चीजें हम लोग जानते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। मटेरियल प्रोक्योरमेंट, पहले पूरी प्रोसेस को समझते हैं हम लोग। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सर खरीदने की बात आती क्यों है? वाई वाई वी नीड टू प्रोक्योर द मटेरियल? रखा होना चाहिए ना हमारे पास। अरे रखा कैसे होगा जब आप खरीदोगे ना, जब तक खरीदोगे नहीं तो रखा कैसे होगा? बिल्कुल सही बात है सर। तो ये रही मेरी टीम, प्रोडक्शन टीम। ये आपके सामने मैंने शो किया किसको? प्रोडक्शन टीम। यहां पर है हमारी स्टोर्स टीम। स्टोर्स टीम को रखता हूं मैं यहां पे। ये रही हमारी परचेज टीम। अब क्या हुआ, प्रोडक्शन वाले को कुछ प्रोडक्शन करना था, प्रोडक्शन वाले को कुछ प्रोडक्शन करना था, तो उसने किसको रिक्वेस्ट करनी चाहिए? सबसे पहले मैं प्रोडक्शन टीम का हेड हूं, मुझे कुछ प्रोडक्शन करना है तो मुझे मटेरियल की जरूरत है। अभी मटेरियल
है या नहीं है, पहले मैं किससे चेक करूं? सीधे परचेज टीम को बोल दूं खरीद दूं, या फिर पहले स्टोर्स को भेजूं? सोचो, पहले रिक्वेस्ट किसे भेजूं? सर पहले स्टोर से पूछूंगा ना, क्या वो हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक में तो नहीं है, क्योंकि नहीं तो गलती हो जाएगी ना, स्टॉक में कोई चीज है आपने फिर भी उसे परचेज कर लिया तो डबल डबल परचेज हो जाएगा। तो सर प्रोडक्शन वाले ने रिक्वेस्ट करी किसको? चलो एक काम करते हैं, इनको रेक्टेंगल्स बना देते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से दिखेगा कि ये टीम है। ये है स्टोर्स टीम और ये भी है परचेज की टीम। तो मैंने आपसे क्या बोला कि सर प्रोडक्शन टीम सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजेगी किसको? स्टोर्स टीम को। क्या रिक्वेस्ट भेजेगी कि क्या आपके पास मटेरियल है या नहीं है? ठीक है जी, ये मेरा बन गया डॉक्यूमेंट नंबर 1। सर डॉक्यूमेंट क्यों बोल रहे हो आप इसे, ये तो एक रिक्वेस्ट है। बच्चों जब आप बड़ी कंपनीज के अंदर जाएंगे ना, कोई भी चीज फोन में नहीं होती, या तो मेल में होती है या फिर लिखित में होती है। एवरीथिंग इज इन रिटर्न। जनरली आजकल मेल में होती है, मतलब कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म बना के भेजना पड़ता है। इस डॉक्यूमेंट नंबर 1 को मैं बोल दूंगा, ध्यान देना सारे लोग, देखो मैं क्या लिख रहा हूं इसका नाम, दिस इज कॉल्ड एज मटेरियल रिक्विजिशन नोट। क्या काम है इसका सर? मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या करता है? इट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम प्रोडक्शन टीम टू स्टोर्स टीम फॉर रॉ मटेरियल्स। रिक्वेस्ट करता है कि हमें ये चीज की जरूरत है, क्या आपके पास है या नहीं, बताइए, अगर है तो भेज दीजिए। ये किसका काम था सर? डॉक्यूमेंट नंबर 1 का। ये मैंने लिख दिया 1, प्रोडक्शन टीम। अब स्टोर्स टीम ने देखा कि अरे भाई ये चीज तो हमारे पास है ही नहीं। स्टोर्स ने बोला ये चीज तो हमारे पास है नहीं। अब मुझे बताइए स्टोर क्या करेगा? नेक्स्ट काम, स्टोर परचेज को बोलेगा ये चीज खत्म हो गई है, प्लीज इसे प्रोक्योर कीजिए। समझे क्या बात को? तो सेकंड काम हमारा क्या हुआ सर? स्टोर ने रिक्वेस्ट भेजी किसको? स्टोर ने रिक्वेस्ट भेजी हमारे परचेज टीम को। किस चीज की रिक्वेस्ट भेजी? कि परचेज कीजिए। ये बना डॉक्यूमेंट नंबर 2। तो अगले डॉक्यूमेंट का नाम मैं बताता हूं आप लोगों को बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज परचेज रिक्विजिशन नोट। लिखेंगे तो भी चलेगा, नोट वर्ड नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ये किसने किया सर? फ्रॉम स्टोर्स टू परचेज डिपार्टमेंट या परचेज टीम। टीम लिखता हूं मतलब डिपार्टमेंट एक ही बात है। टू परचेज टीम फॉर प्रोक्योरिंग गुड्स, कि भाई अब ये गुड्स खरीद लीजिए, इसकी जरूरत पड़ रही है और हमारे पास खत्म हो गया है। अब मुझे बताइए अगला काम क्या होना चाहिए? परचेज टीम किससे बोलेगा? अब जाके परचेज टीम किसको कांटेक्ट करेगा? क्या बताएंगे मुझे बच्चों? परचेज टीम किसको कांटेक्ट करना चाहिए? परचेज टीम को किसी ने लिखा है प्रोडक्शन। भाई प्रोडक्शन को क्यों कांटेक्ट करेगा? प्रोडक्शन को तो खुद जरूरत है, प्रोडक्शन को कांटेक्ट नहीं करेगा। बिल्कुल गलत बोला आपने। और बताइए, किसी ने लिखा है सप्लायर। तो भाई जिसने लिखा है सप्लायर उसको मैं शाबाशी देता हूं, आपने बिल्कुल सही बात लिखी है। सप्लायर आपने बिल्कुल सही बात लिखी है। क्यों सर? अब तो हमें बाहर वाले लोगों से बात करनी पड़ेगी ना, हमारे पास गुड्स खत्म हो गया। तो इसने इसको भेजा मटेरियल रिक्विजिशन, इसने इसको भेजा परचेज रिक्विजिशन। अब परचेज टीम बात करेगी किसी तीसरी पार्टी से जिसका नाम है सप्लायर। सप्लायर्स, देखो सप्लायर वर्ड भी चलता है, ठीक है, और वेंडर वर्ड भी चलता है। वेंडर्स, जिससे हम गुड्स खरीदते हैं वो सप्लायर भी कहलाते हैं या वेंडर भी कहलाते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, समझना। सबसे पहले परचेज टीम ना किसी एक सप्लायर को नहीं, ग्रुप ऑफ सप्लायर्स को इनवाइट करेगा। किसके लिए? आपको क्या लगता है, कोई बड़ी सी कंपनी में कोई चीज खत्म होती है
तो क्या जाके परचेस टीम खरीद के ले आती मार्केट से? जी नहीं सर, एक पूरी ऑफिशियल फॉर्मल प्रोसेस होती है। क्या प्रोसेस होती है भाई? कि परचेस टीम सप्लायर या वेंडर को एक पहले पूरा एडवर्टाइजमेंट निकाल के भेजती है कि हम लोग आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप अपनी कोटेशंस भेजिए। बच्चों, क्या वर्ड आपने सुना है कभी? कोटेशन। क्या आप सभी ने कोटेशन वर्ड सुना है? कोटेशन का मतलब होता है कि मैं किसी एक चीजों का दाम, किसी एक चीज का दाम जो मेरे को मटेरियल खरीदना है, उसका दाम 5 लोगों से पूछता हूं। 5 लोगों से पूछता हूं सर कि बताइए आपके यहाँ कितने का, आपके यहाँ कितने का, आपके यहाँ कितने का और आपके यहाँ कितने का। सर ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम कंपैरिजन कर सकें और सबसे सस्ता खरीद सकें, सबसे इकोनॉमिकल। परचेस टीम का काम ही है ना। तो अब परचेस टीम का काम शुरू हो गया है। तो परचेस टीम ने सबसे पहले कर दिया, एक डॉक्यूमेंट बना दिया जिसका नाम था डॉक्यूमेंट नंबर 3, और उसका नाम मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूं, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। सर कोटेशन भेजना चाहिए ना, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन क्या है? ऑफर नहीं भेजना, इनविटेशन टू ऑफर है। हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमें कुछ ऑफर दीजिए। समझ रहे हो बात को? तो हम उन लोगों से बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी कोटेशन भेजिए। हम उनको बताते हैं कि हमें ये खरीदना है, इतने केजी खरीदना है, इतने समय तक खरीदना है। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। इट इज ऑल्सो शॉर्टली कॉल्ड एज RFQ। इसे RFQ भी कहा जाता है। ठीक है, ये हुआ सर रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। तो RFQ भेजेगा कौन? परचेस टीम भेजेगा सप्लायर्स को। अब किसकी बारी है सर? अब सप्लायर्स की बारी है कि सप्लायर्स भी हमें कुछ भेजे भाई। ये आ गया। तो अब सप्लायर सर भेजेगा हमको कुछ, और मुझे बच्चे सारे लोग बताइए सप्लायर हमको क्या भेजेगा? आप ही बता दीजिए। मैंने उसे भेजने को बोला था ना कुछ, मैंने उसे रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे कुछ भेजो। बताओ सप्लायर मुझे क्या भेजेगा? बताइए। डॉक्यूमेंट नंबर 4, कॉमन सेंस। मैंने उससे रिक्वेस्ट करी कि कोटेशन भेजो, और वो कोटेशन भेजेगा। सो नाउ डॉक्यूमेंट नंबर 4 जो हमारे पास आएगा वो है कोटेशन। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। प्रोडक्शन टीम ने बोला, प्रोडक्शन टीम ने बोला गुड्स खत्म हो गए, भेजो। किसको बोला? स्टोर को। स्टोर ने बोला खत्म हो गए। परचेस को बोला खरीदो। परचेस ने बोला खरीदता हूं। सप्लायर को बोला रेट बताओ। सप्लायर ने रेट बताया। अब क्या होना चाहिए सर? परचेस टीम ने रेट पूछा, सप्लायर ने रेट बताया। अब परचेस टीम ने सारे रेट्स को कंपेयर किया और किसी एक को ऑर्डर दिया। क्या किया बच्चों? किसी एक को ऑर्डर दिया। और इस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं भाई? मैंने किसी को सिलेक्ट कर लिया और उससे अब ऑर्डर दे दिया। सर जिसका कम होगा उससे परचेस करेंगे, बिल्कुल सही बात है। जिसका अच्छी क्वालिटी का होगा और कम रेट का होगा उससे अब इन लोग परचेस करने वाले हैं। तो मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं। मैं इसे ऐसे बनाता हूं। मैं बोलता हूं कि हमने, परचेस टीम ने इनको भेजा कि भाई कोटेशन भेजो। इन्होंने कोटेशन भेजा, इन्होंने हमको कोटेशन भेजा। ये रहा कोटेशन। और कोटेशन मिलने के बाद वापस से परचेस टीम ने इनको ऑर्डर भेज दिया कि हाँ भाई हमने आपको सिलेक्ट किया है। अब मुझे बताइए, ऑर्डर हम सभी को भेजेंगे या जिसे सिलेक्ट किया उसे भेजेंगे? क्या सवाल है मेरा? शुड वी सेंड ऑर्डर टू एवरीवन और टू द सिलेक्टेड वेंडर्स? सर ओनली सिलेक्टेड को ना। भाई आप 4 दुकान में रेट पूछने जाते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारी जगह से खरीदते हैं। नहीं खरीदते ना। नहीं सर। तो 5वां आया आपका परचेस ऑर्डर। ऑर्डर मतलब किसी को इंस्ट्रक्शन देना कि हम आपसे परचेस कर रहे हैं, आप हमें सामान भेजिए। दैट इज परचेस ऑर्डर। ठीक है सर, ये बात समझ में आई। दिस इज परचेस ऑर्डर। कौन किसको भेजता है सर? परचेस डिपार्टमेंट या परचेस टीम फ्रॉम परचेस टीम टू सिलेक्टेड वेंडर। सर क्या एक को ही सिलेक्ट किया जाता है? नहीं नहीं, कभी कभी बहुत ज्यादा क्वांटिटी मंगाते हैं ना, तो एक से भले 2 को भी कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं सर? मान लो कल को जिस वेंडर को मैंने सिलेक्ट किया था वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो फिर तो हमारा बिजनेस ही रुक जाएगा अगर हम एक ही जन से मटेरियल खरीदेंगे। तो हम 2 रखते हैं बैकअप में कि आधा तुमसे मंगाएंगे आधा तुमसे मंगाएंगे, दोनों हमको भेजना। ठीक है।
चलिए ये हो गया परचेज ऑर्डर, डॉक्यूमेंट नंबर 5। अब क्या होता है ना, सप्लायर है अच्छी पोजीशन पर, सप्लायर हमसे पहली बार डीलिंग कर रहा है, तो वो बोलता है कि मैं आपको गुड्स तब तक नहीं भेजूंगा जब तक आप मुझे एडवांस पेमेंट नहीं भेजते। अच्छा, एडवांस पेमेंट होगा नहीं होगा वो हर केस में अलग अलग होता है, कभी कभी एडवांस पेमेंट होता भी है टर्म्स में, कभी कभी नहीं भी होता। मान लेता हूं इसमें टर्म्स है एडवांस पेमेंट की। अभी एडवांस पेमेंट की टर्म्स है तो सर फिर क्या होगा? सर अब हम पैसों की बातों पे आने लगे, और जैसे ही पैसों की बात आती है तो हमारे सामने एक और टीम आ जाती है सर, जिसका नाम है अकाउंट्स टीम। कौन सी टीम आ गई बच्चों? अब आ गई हमारे सामने अकाउंट्स टीम। अब एडवांस पेमेंट चाहिए, अकाउंट्स टीम ने रूल बना के रखा है, हम लोग किसी को बिना इनवॉइस के पेमेंट नहीं करते। एक बड़ी कंपनी में जब आप बड़े हो जाएंगे, ऑडिट करने जाएंगे, आप में से कुछ लोग ऑडिट करके आए होंगे डायरेक्ट एंट्री से जो आए हैं, कभी भी कोई कंपनी जो होती है वो पेमेंट तब तक नहीं करती जब तक उसके पास उसका डॉक्यूमेंट नहीं होता, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, समझते हो? वाउचिंग अगर आप करते हो तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए सर मुझे। अभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो कैसे काम किया जाए? तो मैंने परचेज टीम को बोला, सप्लायर ने परचेज टीम को बोला कि हमें एडवांस पेमेंट चाहिए, तो परचेज टीम ने अकाउंट्स टीम को इंस्ट्रक्शन दिए कि एडवांस पेमेंट कीजिए। अकाउंट्स टीम ने बोला हम लोग नहीं करेंगे, तो परचेज टीम बोलती कैसे कर पाएंगे, कुछ तरीका? तो अकाउंट्स टीम ने बोला आप एक काम कीजिए, एक सैंपल इनवॉइस मतलब खाली एक खाली इनवॉइस जिसमें बस ऐसा लिखा हो कि दिस इज अ पेमेंट फॉर एडवांस, जो कि सप्लायर ने बना के हमको भेजा हो कि वी आर रिक्वेस्टिंग यू द एडवांस फॉर दिस परचेज ऑर्डर। क्या समझे? हमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए अकाउंट्स को जो सप्लायर के थ्रू आया हो, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा हो कि एडवांस पेमेंट की जरूरत है। अगर वो डॉक्यूमेंट हमारे पास आएगा तो उसके बेसिस में हम एडवांस पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज मैंने परचेज टीम को बताई, अकाउंट्स वाले ने, तो परचेज टीम ने सप्लायर वाले को बताई। अभी सप्लायर ने बोला हाँ पैसे चाहिए तो बिल्कुल भेजेंगे आपको हम डॉक्यूमेंट बना के। तो सप्लायर टीम ने क्या किया, सप्लायर ने इनको एक डॉक्यूमेंट भेज दिया, डॉक्यूमेंट नंबर 6। और इस डॉक्यूमेंट नंबर 6 का मीनिंग क्या है सर? पहले तो नाम पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं प्रोफार्मा इनवॉइस। क्या बोलते हैं? प्रोफार्मा इनवॉइस। मतलब ये असली इनवॉइस नहीं है, गुड्स डिलीवर होने के पहले। पर्पस क्या है सर इसको बनाने का? पर्पस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर एडवांस पेमेंट, ताकि एडवांस पेमेंट करने के लिए कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो। अब सर पेमेंट करने के लिए तो बैंक डिटेल्स चाहिए, वो कहां से आएगी? तो बेटा जो आपका ये प्रोफार्मा इनवॉइस है ना, इसमें बैंक डिटेल्स भी इंक्लूड रहती है, इंक्लूडिंग बैंक डिटेल्स रहती है। इनवॉइस में ही बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सब लिखा हुआ होता है। ठीक है सर, तो ये हो गया 6 नंबर का डॉक्यूमेंट। अकाउंट्स के पास प्रोफार्मा इनवॉइस हो गया, अब बताइए क्या होना चाहिए? सर अब अगर हमें काम को आगे बढ़ाना है तो पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो अब अकाउंट्स टीम यहां से पेमेंट रिलीज करेगी और पेमेंट जाएगा सीधे किसके पास? सप्लायर के पास। तो 7th नंबर का कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं बोलूंगा मैं, बट 7th नंबर की प्रोसेस को मैं बोल दूंगा कि हमने सर अब पेमेंट कर दिया है, पेमेंट इज डन। चलिए ये पेमेंट हो गया। अब इस पेमेंट के होने के बाद अब बताइए किसके पास बॉल है, अब किसका काम है आगे? क्या होना चाहिए लॉजिकली, कॉमन सेंस के हिसाब से सोच के बताइए। अब किसके ऊपर जवाबदारी आनी चाहिए और किसका काम होना चाहिए? सप्लायर का सर। अब सप्लायर को हमें गुड्स डिलीवर करना चाहिए ना? बिल्कुल सर, डिलीवर करना चाहिए। सप्लायर शुड डिलीवर अस द गुड्स। तो अब मैं ये बोलूंगा कि ये जो हमारा सप्लायर है भाई, ये हमको 8वें नंबर पर स्टेप नंबर 8 क्या करना चाहिए सर? सर अब उसको कर देना चाहिए डिलीवरी। तो मैं अब 8 का डिस्क्रिप्शन नीचे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि डिलीवरी बस सिंपल सी बात है, यहाँ जगह भी है लिखने की। तो सप्लायर शुड डिलीवर द गुड्स। अच्छा, आप अकाउंटिंग जानते हैं,
जब गुड्स डिलीवर होता है ना, जब गुड्स डिलीवर होता है तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट बनाने भी जरूरी है। समझ रहे हो बात को? डिलीवरी आती है तो स्टोर्स टीम की अब काम बढ़ जाता है सर। स्टोर्स टीम करता है गुड्स की एंट्री। क्या करता है सर? गुड्स की एंट्री करता है, और एंट्री करके वो सबसे पहले इन्फॉर्म करता है किसे? सबसे पहले तो वो इन्फॉर्म करता है परचेज को, क्योंकि भाई यही तो कोऑर्डिनेट कर रहा था ना। तो परचेज को इन्फॉर्म करता है कि हमें गुड्स मिल गया है। ठीक है, ये किसने किया? स्टोर्स टीम ने परचेज को इन्फॉर्म। 9 नंबर में मैं लिख देता हूं जीआरएन। जीआरएन क्या होता है सर? जीआरएन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि गुड्स इज रिसीव्ड, गुड्स रिसीव्ड नोट। और ये डॉक्यूमेंट की एक कॉपी भेजी जाती है स्टोर डिपार्टमेंट के द्वारा। किसको? परचेज को, ताकि परचेज को पता चल जाए कि भाई उसने जो चीजें मंगाई थी वो आ गई हैं। लेकिन सर साथ ही साथ स्टोर्स ना इसी सेम चीज को अकाउंट्स को भी भेजेगा। सर क्यों भेजेगा अकाउंट्स को? सर अकाउंट्स को क्यों भेजेगा? ताकि अकाउंट्स की जो बुक्स में दिख रहा है एडवांस, एडवांस को एडजस्ट किया जा सके और अकाउंट्स वाला अब एंट्री कर सके परचेज अकाउंट डेबिट टू एडवांस। बात समझे कि नहीं? डेबिट क्रेडिट क्लियर है? अभी तक मेरी बुक्स में दिख रहा था कि मैंने किसी को एडवांस दिया है, पर अभी तक सामान आना बाकी था ना। अभी सामान आ गया है तो एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए, करेक्ट? और वो जो एडवांस खड़ा हुआ था वो कैंसिल होना चाहिए। तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे करेगा अकाउंट्स वाला? जब अकाउंट्स वाले को पता होगा कि गुड्स आ गया है। तो एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसकी? स्टोर टीम की, कि वो अकाउंट्स को इन्फॉर्म करे कि गुड्स आ गया है। तो इसको भी मैं 9 नंबर लिखूंगा क्योंकि सेम डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट 9 नंबर का, ये जीआरएन ही है। तो जीआरएन की 2 कॉपी हो गई। ये है पूरी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। अब मुझे बताइए दोस्तों, अगर ये प्रोसेस फॉलो नहीं होती है, अगर ये प्रोसेस फॉलो नहीं होती है और सीधे जाके परचेज टीम अपने फ्रेंड के यहाँ से कुछ सामान लेके आता है, तो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा ना कंपनी के लिए। समझ रहे हो? तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में ना ये प्रोसेस फॉलो होती है, बिल्कुल अच्छे से सीरियसली फॉलो होती है। ठीक है, तो ये मैं आपको बस समझाना चाहता था। इसको समझ के हमने क्या देख लिया सर? कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जान लिया और कुछ कुछ हमने प्रोसेस भी समझ ली कि कैसे कंट्रोल हो रहा है, कैसे कॉस्ट को कंट्रोल किया जा रहा है सर। कोटेशन मंगा के, ऑफर मंगा के, सबसे सस्ता वाला सिलेक्ट करके, है ना, मार्केट में लोगों से पूछ के, रिसर्च करके फिर आपने चीजों को खरीदा है। और कुछ सेकेंडरी प्रोसेस भी मैंने साथ में आपको बता दी। अब कुछ और एडिशनल चीजें जो इसमें मुझे ऐड करनी है। एक होता है सर प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सर इसका क्या काम होता है? बताता हूँ। ये प्लानिंग और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, ये ना एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसको बोलते हैं हम बीओएम, जिसको हम बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल। देखो प्रोडक्शन वाले स्मार्ट होते हैं, उनको पता है कि सामान कैसे बनाना है, लेकिन उनको पहली बार ये चीज नहीं पता होती कि भाई अगर कोई प्रोडक्ट बनना है, मान लो मैंने बोला कि ये वाला बिस्किट बनाना है, तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसमें कितने समय तक उसको गर्म रख करके रखना है, कौन से रॉ मटेरियल्स उसमें लगेंगे, ये सब प्रोडक्शन वाले को पहले से नहीं पता होता। पहले एक इंजीनियरिंग टीम होती है, रिसर्च टीम होती है, प्लानिंग टीम होती है, जो हमको कन्वे करती है कि अगर आपको ये चीज प्रोड्यूस करनी है ना, तो आपको ये काम करने पड़ेंगे, ये चीजें लगानी पड़ेंगी। वो होता है बिल ऑफ मटेरियल। जब वो बिल ऑफ मटेरियल में देखेगा कि मुझे इस चीज की जरूरत है, तभी ना वो स्टोर को बोलेगा कि चलो ये मंगवाओ। समझ रहे हो बात को? तो सबसे पहली प्रोसेस तो बिल ऑफ मटेरियल है, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा चीज है, इसलिए मैंने वहां से शुरुआत नहीं करी थी, वरना आप कंफ्यूज हो जाते। तो प्रोडक्शन टीम को गाइड करने वाली टीम कौन है कि क्या लगाना चाहिए कहां पर? सर प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग टीम। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई क्या? ये वाला फ्लो चार्ट सबको क्लियर है या नहीं? चलो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोटबुक में इसको बना लीजिएगा। अच्छा, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो। नाउ आई एम ओपन फॉर डाउट्स। ये मैंने पूरा कंप्लीट किया है प्रोसेस। इसमें किसी को कोई डाउट हो प्रैक्टिकली समझने में तो पूछो, बिल्कुल जनरल डिस्कशन है, इंटरेक्टिव रखना है हमको, कोई टेंशन नहीं है। जो भी हेजिटेशन है पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों बताइए। अच्छा,
कोई पूछ नहीं रहा है, इसका मतलब किसी को कोई डाउट नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब हम सर इसको बुक में पढ़ते हैं, ठीक है, इन चीजों को। सर मटेरियल प्रोक्योरमेंट कंट्रोल के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। बिल ऑफ मटेरियल, इट इज ऑल्सो नोन एज मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट और मटेरियल की लिस्ट। एक लिस्ट है ना जिसमें पता होता है कि ये गुड्स बनाने के लिए ये मटेरियल लगने वाले हैं। इट इज अ डिटेल्ड लिस्ट स्पेसिफाइंग द स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी। इस क्वालिटी का वीट लगेगा, इतनी क्वांटिटी में लगेगा बिस्किट को बनाने के लिए। व्हाट आर द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग, कौन कौन सी मशीन्स लगेंगी कैरिंग आउट फॉर दिस जॉब। ये कौन बनाता है सर? इट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम, जिसे हम इंजीनियरिंग या प्लानिंग डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है सर, ये हो गया बिल ऑफ मटेरियल। फिर आता है मटेरियल रिक्विजिशन नोट। इट इज ऑल्सो नोन एज मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप। इट इज अ वाउचर, वाउचर मतलब डॉक्यूमेंट of authority used to get the material issued from the store. Generally it is prepared by production department. तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक डॉक्यूमेंट बनाता है और उस डॉक्यूमेंट में साइन होते हैं प्रोडक्शन हेड के, क्योंकि अगर साइन नहीं होंगे ना तो स्टोर वाला बोलेगा मैं किसी को भी गुड्स इशू नहीं करता। क्या आप प्रोडक्शन टीम के एक छोटे एम्प्लॉय हो, आप उस डॉक्यूमेंट को लेकर गए किसके पास? सर हम उस डॉक्यूमेंट को लेकर गए स्टोर वाले के पास, तो स्टोर हमको बोलता है मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में साइन नहीं है। तो ये कंट्रोल है ना एक तरह का। हाँ सर, तो इशू करवाना है अगर आपको मटेरियल स्टोर में से, अगर मटेरियल इशू कराना है स्टोर में से, तो सर आपको मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप की जरूरत है, ये डॉक्यूमेंट जरूरत है। परचेज रिक्विजिशन, अब परचेज रिक्विजिशन इज अ फॉर्म, एक तरह का फॉर्म है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फॉर्मल रिक्वेस्ट टू द परचेजिंग डिपार्टमेंट टू परचेज मटेरियल। तो स्टोर डिपार्टमेंट एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करता है परचेज डिपार्टमेंट को कि ये गुड्स हमारा समाप्त हो चुका है, इसकी जरूरत है, प्लीज आप इसे मंगवा दीजिए। अब इस फॉर्म के अंदर स्टोर कीपर के खुद के भी साइन होते हैं और वो प्रोडक्शन हेड से भी साइन करवाता है, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट वरना क्या बोलेगा, मैं कैसे मान लूं कि इसकी जरूरत है? परचेज डिपार्टमेंट बोलेगा कि मैं कैसे मान लूं कि इसकी जरूरत है। तो सर क्या कंपनीज में लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते? जी नहीं, लोग सिग्नेचर डॉक्यूमेंट मेल पे भरोसा करते हैं, एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते। तो हमने बताया आपको परचेज रिक्विजिशन नोट। तो सर कहां से ओरिजिनेट होता है परचेज रिक्विजिशन नोट? में आइदर बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्टोर डिपार्टमेंट इन कनेक्शन विद द रेगुलर मटेरियल्स और बाय द प्रोडक्शन प्लानिंग और अदर टेक्निकल डिपार्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल मटेरियल। सर ये क्या बात हो गई? मुझे एक बात बताओ, अगर आपका रेगुलर, आपको पता है कि ये वाली चीज यूज होनी है डेली, जैसे कि सीमेंट, आप रियल एस्टेट कंपनी हो, सीमेंट आपको डेली यूज होना है, तो सीमेंट स्टोर में रखी रहती है, तो आप बार बार, जो प्रोडक्शन टीम है वो बार बार परचेज के पास नहीं जाती, स्टोर के पास जाकर लेके आ जाती है। बट एक किसी स्पेशल घर के अंदर कोई एक स्पेशल किसी का बंगला बनाया जा रहा है रियल एस्टेट कंपनी के द्वारा, और उसमें कुछ स्पेशल इक्विपमेंट यूज होने वाले हैं जो कि हम स्टोर में नहीं रखते, तो क्या हम स्टोर के पास जाएं पहले या फिर सीधे हम लोग परचेज वाले से बात करें? आप खुद बताइए, कॉमन सेंस क्या होगा? मुझे पता है कोई चीज की स्टोर में होती ही नहीं है क्योंकि वो एक स्पेशल मटेरियल है, तो मैं किसको जाके रिक्वेस्ट करूं? स्टोर को करूं या फिर सीधे परचेज डिपार्टमेंट को करूं? आप ही बताइए, कॉमन सेंस क्या बोलता है? सर परचेज को ही करना चाहिए ना, समय बचाओ, स्पेशल मटेरियल है। अच्छा, बेचारे उसको स्टोर वाले को तो पता भी नहीं है कि ये चीज क्या है, क्योंकि वो तो पहली बार नाम सुन रहा है। अभी तुम उसको बोलोगे कि परचेज करवाओ तो कंफ्यूज हो जाएगा। मैं यूजर हूँ, स्पेशल मटेरियल है, मैं ही जाके परचेज से बात कर लेता हूँ कि भाई देखो इस ऑर्डर के लिए हमको स्पेशल मटेरियल खरीदना है, बस उतना ही खरीदना जितना मैं बोल रहा हूँ, और डायरेक्टली मेरे पास भेज देना, स्टोर में भी मत भेजना, चलेगा। तो ये बात होगी सर स्पेशल मटेरियल की। फिर बात आती है टेंडर और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जो मैंने आरएफपी बताया ना आपको, आरएफक्यू, आरएफक्यू भी बोलते हैं, आरएफपी भी बोलते हैं, उसे हम जनरल भाषा में टेंडर बोलते हैं। टेंडर आपने सुने होंगे, टेंडर वर्ड। द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट, क्वांटिटी, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, सपोर्ट एटसेट्रा ऑफ मटेरियल फ्रॉम द मार्केट इज डन बाय सेंडिंग आरएफपीज और फ्लोटिंग टेंडर इन द ओपन मार्केट। सर ये चीज कैसे की जाती है? ये सब खरीदने की जो प्रोसेस है सर, उसके पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके यहाँ रेट क्या चल रहा है, आप कितनी क्वांटिटी डिलीवर कर पाएंगे, क्या टेक्नोलॉजी से बनाया है आपने, उसमें क्या आफ्टर सेल सपोर्ट देंगे, क्या वारंटी है, क्या गारंटी है। इन सब चीजों के बारे में जो जानकारी ली जाती है सर, वो कैसे ली जाती है? टेंडर ओपन करके, आरएफपी, आरएफक्यू, कुछ भी बोला जा सकता है उसे।
सिलेक्शन ऑफ कोटेशन अगला स्टेप कर चुके हैं सर हम ये। ऑन द रिसीप्ट ऑफ कोटेशन, जैसे ही मुझे कोटेशन मिला फ्रॉम द शॉर्टलिस्टेड सप्लायर, मैंने एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाया, एक टेबल बनाई जिसमें कंपैरिजन रखा सारे सप्लायर्स का। फॉर सिलेक्टिंग मटेरियल सप्लायर्स द फैक्टर विच द परचेज डिपार्टमेंट कीप्स इन माइंड, कौन सी चीजें दिमाग में रखकर हमने सिलेक्शन किया होगा सर? सबसे पहली बात तो प्राइस। सर क्वांटिटी क्यों? कभी कभी क्या होता है, कुछ सप्लायर बोलते हैं हम आपको इतना डिलीवर कर देंगे लेकिन इतनी क्वांटिटी कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैं सोचता हूँ यार ये तो छोटा सप्लायर, इससे नहीं लेते। फिर क्वालिटी ऑफर्ड सर, किस क्वालिटी का है, कितने समय में डिलीवर करोगे, क्या ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है या नहीं? सर ये तो हम भूल ही गए थे। कितने समय में मेरा सप्लायर मुझे भेजता है, क्या ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है या नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर ये। दो सप्लायर हैं, ठीक है, दो सप्लायर हैं। मेरी कंपनी पुणे में है और मैंने दो सप्लायर से बात करी, एक सप्लायर पुणे का ही है, एक मुंबई का है। मुंबई वाला 1 रुपए सस्ता दे रहा है और पुणे वाला 1 रुपए महंगा दे रहा है। लेकिन पुणे वाला बोल रहा है हम आपको सेम डे डिलीवरी कर देंगे और मुंबई वाला बोल रहा है 4 दिन में डिलीवरी कर दें। तो कई बार सर प्राइस अलग अलग होते हुए भी आप उसे चुनते हो जो आपके ज्यादा करीब है, क्योंकि अगर आपको जल्दी में जरूरत पड़ी इमरजेंसी में, तो क्या मुंबई वाला दे पाएगा मटेरियल? जी नहीं। और पुणे वाला दे पाएगा। तो सबको समझ में आया? जब हम छोटे बच्चे थे तो हम समझते थे कि सारी कुछ डिसीजन प्राइस के हिसाब से हो जाता है, लेकिन बच्चों सारी चीजें दिमाग में रखनी होती है। अब आप बड़े बिजनेसमैन बनने वाले हो या तो बड़े बिजनेसेस को सर्विसेज देने वाले हो, तो आपको बड़े बिजनेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कैसे भेजोगे आप भाई, है ना? आप ट्रक से भेजेंगे या ट्रेन से भेजेंगे, क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा? टर्म्स ऑफ पेमेंट, एक सप्लायर बोल रहा है कि मैं एडवांस में पूरा लूंगा, दूसरा बोल रहा है मैं 30 दिन का मोहलत देता हूं आपको, कौन सा फेवरेबल लगा आपको? सर जो मुझे 30 दिन का वेट करके दे रहा है। तो वो भी बात होती है सर। रेपुटेशन सबसे बड़ी बात, एक सप्लायर आया उसने बोला मैं आपको 50% डिस्काउंट देता हूं, एडवांस पेमेंट भी नहीं लूंगा। फिर मुझे डाउट होने लगा, क्या ये सप्लायर सच में अच्छा सप्लायर है भी या नहीं? फिर मैंने मार्केट में पता किया तो उसकी रेपुटेशन बहुत खराब थी। ये लोगों को प्रॉमिस कर देता है फिर डिलीवर नहीं कर पाता। क्या ऐसे लोगों को हम ऑर्डर देंगे? जी नहीं। तो आप प्रैक्टिकल बातें समझ पा रहे हो ना मेरे साथ बच्चों? ठीक है, चलो। प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ पीओ, परचेज ऑर्डर। सर अब मैंने सारा कंपैरिजन कर लिया है, सिलेक्शन हो गया मेरा। नाउ आई एम मेकिंग अ रिटर्न रिक्वेस्ट टू द सप्लायर, सिर्फ उसको जिसको सिलेक्ट किया है, टू सप्लाई स्पेसिफाइड मटेरियल एट स्पेसिफाइड रेट विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। मैं ये नहीं बोलूंगा भेज दो, मैं बोलूंगा ये मटेरियल भेजो, इस रेट से भेजो जो तुमने बोला था, और इतने दिन के अंदर भेजो। सब कुछ लिखा होना चाहिए सर परचेज ऑर्डर में। जब आप लोग कंपनीज में काम करेंगे ना तो आपको डे इन डे आउट पीओ देखने पड़ेंगे, शॉर्ट में से पीओ बोलते हैं, ठीक है? जनरली कॉपीज ऑफ परचेज ऑर्डर आर गिवन टू स्टोर। सर हम स्टोर को पहले से कॉपी देख के रखते हैं, पता क्यों? क्योंकि जब मटेरियल आएगा ना तो स्टोर वाला चेक कर पाएगा कि मैंने जो मंगाया था वही आया है कि नहीं, मैंने ब्रांड एबीसी मंगाया था कहीं XYZ तो नहीं आ गया, लाइक दिस। रिसीविंग डिपार्टमेंट एंड द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। सर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी स्टोर डिपार्टमेंट और रिसीविंग डिपार्टमेंट अलग अलग हो जाते हैं। क्या बता रहा हूं मैं आपको, कुछ नई बात बता रहा हूं। जो हमारा गुड्स आता है ना सप्लायर से, मान लो सप्लायर ने यहां से गुड्स भेजा, ये भेजा, ये रहा हमारा सप्लायर। अब क्या हमने एक ऐसा सिस्टम बना के रखा है कि हमने एक डिपार्टमेंट ही बना दिया है जिसका नाम है रिसीविंग। अब क्या रिसीव करने अगर स्टोर जाएगा तो स्टोर का काम कौन देखेगा? तो हमने रिसीविंग के लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया। रिसीविंग डिपार्टमेंट क्या करता है? सबसे पहले तो रिसीव करता है सर, ट्रक से उतरवाता है सारा सामान, अनलोडिंग बोलते हैं उसको, अनलोडिंग। उसके बाद इंस्पेक्शन करता है, इंस्पेक्शन मतलब सर चेक करता है कि वो सब कुछ मैचिंग विद पीओ है या नहीं, क्या पीओ के साथ सब कुछ मैच कर रहा है या नहीं। क्वालिटी टेस्टिंग करता है, ब्रांड देखता है, सब कुछ देखता है। उसके बाद ट्रांसफर कर देता है उसे स्टोर को। तो सर क्या ये हर कंपनी में होता है? बड़ी कंपनी में होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, डिपेंड्स। ठीक है, जिस कंपनी ने जैसा सिस्टम बना के रखा है। तो अगर मेरा स्टोर डिपार्टमेंट रिसीव नहीं करने वाला, रिसीविंग डिपार्टमेंट रिसीव करने वाला है, तो मैं रिसीविंग डिपार्टमेंट को भेज देता हूँ। और सर कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को क्यों भेजते हो? ताकि बाद में जब इनवॉइस आएगा तो वो इनवॉइस से मैच कर सके कि पीओ में जो रेट फिक्स हुआ था क्या उसी रेट में इनवॉइस आया है या नहीं। करेक्ट है? उसके बाद सर रिसीट एंड इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल। तो 1 मिनट मुझे देना, मैं थोड़ा सा, यस। अगली बात आती है सर
रिसीट एंड इंस्पेक्शन, अब बात आ गई है कि सामान आ गया है, अब आपको रिसीव करना है। आफ्टर रिसीट ऑफ मटेरियल अलॉन्ग विद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और इनवॉइस, रिसीविंग डिपार्टमेंट अरेंज, देखो रिसीविंग के साथ ब्रैकेट में स्टोर भी लिख दिया मैंने, जहां रिसीविंग नहीं है वहां सीधे स्टोर करता है। टू इंस्पेक्ट द मटेरियल्स फॉर द कंफर्मिटी विद द परचेज ऑर्डर। कंफर्मिटी का मतलब क्या होता है सर बच्चों? कंफर्मिटी का मतलब होता है इन अकॉर्डेंस विथ, कि क्या पीओ के हिसाब से सामान आया है या नहीं, तो हम लोग वो चीज चेक करते हैं, कंफर्मिटी। फिर आता है सर दो दो नोट्स बनते हैं। सर आपने दूसरा तो बताया नहीं बताया मैंने, पहले अभी सिर्फ फर्स्ट बताया आपको। गुड्स रिसीव्ड नोट, इफ एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, सब कुछ जैसा सोचा था वैसा ही आया है, और सप्लाई जो है वो सूटेबल है, एक्सेप्ट कर सकते हैं हम लोग, तो रिसीविंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर करेगा एक रिसीविंग रिपोर्ट, मटेरियल इनवॉर्ड नोट, या फिर उसे जीआरएन भी बोलते हैं। जनरली इट इज प्रिपेयर्ड इन क्वाड्रुप्लिकेट, क्वाड्रुप्लिकेट मतलब 4 कॉपी में। क्वाड्रुप्लिकेट का मतलब क्या समझे बच्चों? 4 कॉपीज में। सर ऐसा क्यों 4 कॉपीज में क्यों होता है, बताता हूं मैं। ताकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, एक तो परचेज डिपार्टमेंट को ये बताने के लिए कि भाई आपने मंगाया था, देखो आ चुका है। एक स्टोर को कि मैं तुमको ट्रांसफर करने वाला हूं। एक ऑर्डर इंडेंटिंग डिपार्टमेंट, ऑर्डर इंडेंटिंग मतलब जिसने मंगाया था, जिसने इंडेंट किया था, इंडेंट मतलब रिक्वेस्ट किया था, जिसने ऑर्डर रिक्वेस्ट किया था। कभी कभी स्टोर नहीं करता ना, स्पेशल मटेरियल के केस में स्टोर की जगह कौन करता है? यूजर खुद करता है, तो इसलिए और लिखा हुआ है, स्टोर और ऑर्डर इंडेंटिंग। और एक रिसीविंग डिपार्टमेंट खुद रखता है, और चौथा वाला अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भेजता है पेमेंट के लिए या फिर अकाउंटिंग एंट्री के लिए। क्लियर है सर? लेकिन जरूरी तो नहीं है ना सारा कुछ अच्छा ही हो। इफ एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, अच्छा ये गड़बड़ लिख गया है, इसमें कुछ गलती हो गई है, इसमें कुछ गलती हो गई है, ये सेम चीज कॉपी हो गई है। अब मैं बता रहा हूं आपको मटेरियल रिटर्न नोट के बारे में, वो मैं ही लिख देता हूं यहाँ पर, मटेरियल रिटर्न्ड नोट। इफ गुड्स रिसीव्ड, हमने जो गुड्स रिसीव किए, आर नॉट इन ऑर्डर, सर वैसे नहीं है जैसे मैंने उम्मीद की थी, आर नॉट इन ऑर्डर, देन अब क्या करना चाहिए सर? सर वापस कर दो, देन रिटर्न इट, रिटर्न कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मैंने अभी जीआरएन बनाया ही नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, मैं बताता हूं आपको। हमने क्या किया, जीआरएन प्रिपेयर हो गया। जीआरएन पता है सबको कि मैंने गुड्स देखा, मुझे ठीक लगा और मैंने प्रिपेयर कर दिया। सेकंड मैंने स्टोर को भेजा, थर्ड स्टोर ने प्रोडक्शन वाले को भेज दिया। अभी मैं तो कुछ गलती नहीं ढूंढ पाया था, लेकिन प्रोडक्शन वाले ने जब बॉक्स खोला ना, बाहर कुछ और ब्रांड लिखा था, अंदर कुछ और ब्रांड निकला। सोचो क्या हुआ, कार्टून में ब्रांड कुछ और लिखा था, अंदर कुछ और ब्रांड निकला। अब बताइए क्या वापस करेंगे? शुड आई रिटर्न इट? सर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हमारा हक है कि जो हमने क्वालिटी का पैसा दिया है वही सामान मिलना चाहिए मुझे। अभी इसने तो सर धोखा किया हमारे साथ, और अब तो सर हमने जीआरएन भी बना ली है। तो बच्चों जीआरएन जो बनाई है ना आपने, उस जीआरएन को आपको कैंसिल करना पड़ेगा, उस जीआरएन को कैंसिल करना पड़ेगा। अब सर कैंसिल करने का मतलब ये नहीं होता कि जीआरएन को उठाया और फाड़ दिया, अकाउंटिंग ऐसे नहीं होती सर। जीआरएन कैंसिल करने के लिए एक रिवर्स डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, जो जीआरएन का उल्टा होता है, उसको बोलते हैं बच्चों मटेरियल रिटर्न्ड नोट। इसका क्या सर, इसका क्या यूज होगा? देखो जिसको जिसको मैंने जीआरएन भेजा था, अब मैं उसको उसको मटेरियल रिटर्न नोट भी भेजूंगा। क्यों? ये बताने के लिए कि वो जीआरएन गलत थी। हमने जब मटेरियल खोला प्रोडक्शन में जाके तो कुछ और निकला, अब मुझे इसे वापस करना है, और इसकी एक कॉपी में सप्लायर को भी भेजूंगा कि मैं देखो मटेरियल रिटर्न कर रहा हूं, मुझे दूसरा मटेरियल भेजिए, ट्रक में वापस भिजवा दूंगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कुछ सवाल। अगर मेरे पास गुड्स आया और देखकर ही मुझे समझ में आ गया एक्सेप्ट नहीं करना है, तो क्या क्या मटेरियल रिटर्न नोट बनेगा? यस और नो? आपने गुड्स रिसीव किया, उसी समय आपको समझ में आ गया अच्छा गुड्स नहीं है, आपने रिटर्न कर दिया, क्या मटेरियल रिटर्न नोट बनाने की जरूरत है? यस और नो बताइए, क्या समझे आप लोग? नो सर, तब कुछ भी नहीं करना है, तब तो जीआरएन बना ही नहीं है, तो जीआरएन को रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं है, जो चीज हुई नहीं है उसको रिवर्स करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन सर अगर आपने पहले एक्सेप्ट किया और बाद में हमको पता चला, इफ सब्सिक्वेंट डिनायल इज देयर, बाद में पता चला कि रिसीव नहीं करना चाहिए था, तो जीआरएन को कैंसिल करने के लिए मटेरियल रिटर्न नोट बनाते हैं। आई होप ये बात भी सबको समझ में आ गई। तो सर आप अभी तक जो भी बात कर रहे हैं ये तो थ्योरी कहलाई ना? यस।
थ्योरी कहलाई, लेकिन रियल लाइफ में इसका यूज तो है ना। आपको सिर्फ एग्जाम पास करना है या फिर एक अच्छा कॉस्टिंग का एक्सपर्ट भी बनना है सर, दोनों चीजें ना। अगली बात, इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर इज सेंट टू द अकाउंट सेक्शन टू चेक द ऑथेंटिसिटी एंड मैथमेटिकल एक्यूरेसी। मान लेता हूं सब कुछ अच्छा रहा, सब बढ़िया काम हो गया, सप्लायर से इनवॉइस भी आ गया कि भाई हमने आपको गुड्स डिलीवर कर दिया, अब आप हमको पैसा दे दीजिए। एडवांस पेमेंट वाली केस की बात नहीं कर रहा, एक सामान्य केस की बात कर रहा हूं। तो इनवॉइस जो रिसीव होगा सप्लायर से, वो अकाउंट सेक्शन को भेजा जाएगा ताकि वो चेक कर सके कि उसमें कैलकुलेशन, टैक्सेस, वो सब सही निकला है कि नहीं। सेकंड, द क्वांटिटी एंड प्राइस आर आल्सो चेक्ड विद रेफरेंस टू द गुड्स रिसीव्ड नोट। अब अकाउंट्स वाला जो है, तो मैं क्या बोल रहा था, इनवॉइस आया, इनवॉइस में सबसे पहले तो मैं देखूंगा टैक्स का रेट गलत तो नहीं लगा है, अकाउंट्स वाला ऐसा देखेगा। दूसरा फिर पीओ से चेक करेगा, पीओ में रेट लिखा था 50 रुपए पर केजी, यहाँ लगा दिया 52 पर केजी, काट दो इनवॉइस को। बोले मैं 50 के हिसाब से दूंगा, 52 के हिसाब से नहीं दूंगा। करेक्ट है। तो क्वांटिटी और प्राइस भी चेक करेंगे। मान लो मैंने क्वांटिटी रिसीव करी 100 केजी और बिल में लिखा हुआ 150 केजी, ज्यादा का पैसा नहीं देना है। अकाउंट सेक्शन आफ्टर चेकिंग द एक्यूरेसी फाइनली सर्टिफाइज एंड पासिस द इनवॉइस फॉर पेमेंट। फिर वो पेमेंट टीम को दे देंगे और पेमेंट टीम उसे पे कर देगी। ये पूरी कंपनी का हमने देखा कि सर कभी भी कोई चीज खरीदनी हो तो कितने सारे लोगों का काम होता है उसमें, कितने सारे लोग क्या क्या करते हैं, तब जाके एक परचेज होती है। समझ रहे हैं बात को? दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ मटेरियल प्रोक्योरमेंट। और अगर आप ये वे को फॉलो करते हैं तो मटेरियल की कॉस्ट भी कंट्रोल्ड हो रहती है। ठीक है, चलिए अब हम अगले टॉपिक में आएंगे, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं बच्चों, आप कोई भी डाउट हो प्रोसेस में, समझने में। हमने डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ लिया। अच्छा, आप लोग ऐसे तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, मुझे सारे लोग बताइए क्या यहां तक सारी बातें समझ में आई, यस और नो? ठीक है, ये सही तरीका है। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। सर ये वैल्यूएशन क्या करना, मटेरियल खरीदा है, जितने का आया उतने का लिख दिया। अच्छा, चलो एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने में। तो अब हमारा मेजर टॉपिक चालू हो रहा है जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। मेरे पास एक इनवॉइस आया, ठीक है, ये मैं इनवॉइस बनाता हूं। आपने भी कभी ना कभी बिल तो देखे होंगे, मोबाइल खरीदा होगा या कुछ भी आपने अमेजोन से मंगाया होगा, तो यहां लिखा रहता है सर XYZ मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। फिर यहां लिखा रहता है सर डेट, यहां रहता है इनवॉइस नंबर, और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे एड्रेस लिखा होता है छोटी सी राइटिंग में, फोन नंबर लिखा होता है सप्लायर का, और यहाँ पर एक पार्टीशन होता है उसके बाद। फिर यहाँ पर पार्टीशन आता है आपका बिल में, और इसके नीचे से फिर एक टेबल जैसा बना होता है। टेबल में सर यहाँ पे रुपीस के कॉलम्स और ये सब होते हैं, और इसी इनवॉइस के अंदर फिर यहाँ पर टोटल जैसा कुछ होता है सर, ये यहाँ पर टोटल आ जाता है। और एक कॉलम भी और होता है सर, क्वांटिटी और रेट दोनों का। ठीक है जी, तो यहाँ पे होता है हमारा सर एक क्वांटिटी, रेट और वैल्यू, और यहाँ लिख देते हैं हम पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये आपका इनवॉइस दिख रहा है। यहाँ पर सर टोटल होगा हमारा, यहाँ रुपीस में कुछ 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 लिखा रहता है,
ये रुपीस। यहाँ प्रोडक्ट के नाम होते हैं, उनकी क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, वैल्यू। फिर यहाँ पे आपका टैक्स जुड़ा हुआ रहता है, टैक्स का परसेंटेज लिखा रहता है, टैक्स की वैल्यू ऐड होती है, फिर जाके ग्रैंड टोटल आ जाता है। साथ में सर कुछ कुछ और चीजें लिखी रहती है, जैसे कभी कभी लिखा रहता है फ्रेट कि कितना भाड़ा लगा, ठीक है। कभी कभी कुछ डिडक्शन होता है तो वो डिस्काउंट लिखा है तो वो लिखा रहता है कि क्या डिस्काउंट दिया है, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई रहती है। और फिर यहाँ पे लिखा रहता है बैंक डिटेल्स कि भाई इसमें आप पे कर दीजिए। अच्छा जी, क्या रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग? क्या कभी आपने ऐसा इनवॉइस देखा होगा? मैं सारे एक एक पॉइंट जो है वो आपको मैंने बताए कि ये चीजें होती हैं जनरली, और भी बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं। जस्ट रिलेट रिलेट कर पा रहे हो ना? यस। अब देखिए, अब मैं शॉर्ट में लिखता हूं कि एक इनवॉइस मेरे पास आया जिसमें लिखा था मटेरियल AX मटेरियल का नाम है, और लिखा था रेट यहां पर मेरे पास 200 पर केजी। फिर लिखी थी क्वांटिटी कि भाई हमने आपको डिलीवर करी है 20 केजी या 30 केजी ले लेते हैं, और फिर लिखा था वैल्यू, फिर लिखा था वैल्यू 200 इंटू 30, 6000 रुपीज। फिर यहां पर लिखा था लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 5%। फिर डिस्काउंट की वैल्यू निकली थी 300 रुपीज 5% के हिसाब से, और ये लेस होने के बाद हमें लिखा था अमाउंट पेबल 5700 रुपीज, ये टोटल लिखा था। बच्चों मुझे सारे लोग बताइए, आपकी इस मटेरियल की कॉस्ट 6000 है या 5700 है? क्या बताएंगे आप, क्या बोलेंगे? सारे लोग फटाफट रिप्लाई करेंगे, जल्दी अपना कॉमन सेंस लगा के सारे लोग बताइए, इस मटेरियल की कॉस्ट 6000 है या 5700? टेल मी क्विकली। So most of the people are saying 5700। और बच्चों आप लोग बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल सही हो। इसका मतलब सर परचेज वैल्यू क्या लिखी हुई है, जरूरी तो नहीं है ना कि वही वैल्यू हो मेरी मटेरियल की। परचेज वैल्यू क्या लिखी, जरूरी तो नहीं वो मटेरियल की वैल्यू। अच्छा जी, ठीक है सर। फिर है ना, मटेरियल में एक चीज और लिखी थी, ये तो मैंने आपको अधूरी डिटेल्स बताई थी, अभी मैं आपके क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूं। सर यहां पर लिखा हुआ था टोटल के बाद फ्रेट टू बी बोर्न बाय बायर। बायर को फ्रेट लगेगा और उनको देना पड़ेगा उसका 100 रुपए, इसको डिलीवर करने का 100 रुपए लगा, ठीक है। तो बताइए टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 5800 जो हमें पे करनी है। अभी क्या मैं मटेरियल की कॉस्ट में इस 100 रुपीज को जोड़ूं, यस और नो बताइए सारे लोग। मटेरियल की कॉस्ट में क्या इस 100 रुपीज को जोड़ा जाए या नहीं? सर बिल्कुल जोड़ना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं जोड़ेंगे तो सर, क्या ये जो कॉस्ट लगी थी फ्रेट की, क्या ये मटेरियल को खरीदने के लिए लगी थी? हाँ सर, ये कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट थोड़ी ना थी सर, बिल्कुल मटेरियल को खरीदने के लिए लगी थी। ठीक है, अब बताइए बच्चों 6357 5800 मेरी फाइनल मटेरियल कॉस्ट क्या होगी? सर मेरी फाइनल मटेरियल कॉस्ट जो होगी वो होगी 5800 रुपीज। मतलब क्या चीजों को प्लस और माइनस करके फिर आपको वैल्यू निकालना होता है? यस सर, मतलब काम इतना भी आसान नहीं है जितना आसान लगता है।
ठीक है, तो अब हम वन बाय वन बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे कि कौन सी चीज को जोड़ना चाहिए, कौन सी चीज को घटाना चाहिए, कौन सी चीज को नहीं जोड़ना चाहिए, कौन सी चीज को नहीं घटाना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे और फिर हमको पता चलेगा कि मटेरियल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहली बात बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट। एक पॉइंट होता है ट्रेड डिस्काउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? अरे भाई एक्चुअल में इसका प्राइस 5700 ही था। ये सिर्फ लिखने का एक तरीका है। ट्रेड डिस्काउंट इज नथिंग कि भाई हमको ऐसे दिखाते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना, ये वाली चीज 2000 में नहीं, अब आपके लिए सिर्फ 1499 रुपीज में। क्या उसकी कॉस्ट 2000 सच में होती है? सर होती ही नहीं है, सिर्फ ये दिखाने का एक तरीका होता है, मार्केटिंग का एक टेक्निक है। अल्टीमेटली सर प्राइस तो उसकी 1499 ही होती है, मतलब अल्टीमेटली कॉस्ट तो 1499 ही हुई। तो क्या मैं ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके फिर मटेरियल कॉस्ट लूं या नहीं लूं? यस सर, इट शुड बी डिडक्टेड। इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज प्राइस इफ इट इज नॉट शोन एज डिडक्शन। तो दोनों में से कोई भी चीज कर सकते हो, या तो आप परचेज वैल्यू ले लो 6000 की और उसमें से 300 माइनस करके फिर लो, या तो फिर सीधे 5700 ले लो, क्या प्रॉब्लम है? आफ्टर डिडक्शन वाली वैल्यू ले लो। अल्टीमेटली क्या 300 माइनस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बस ये बताना है। बिल्कुल सर 300 माइनस होना चाहिए। अगली बात आती है दोस्तों क्वांटिटी डिस्काउंट। आप एक बड़े बायर हैं, आपने बड़ी क्वांटिटी में चीजें लेनी है, क्या आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है? बताइए। आप अगर होलसेल में लेने जाते हैं, किसी चीज की 4-5 यूनिट ना लेके उसके 3-4 बॉक्सेस ले लेते हैं, बंडल्स ले लेते हैं, तो क्या आपको डिस्काउंट मिलता है? यस सर। क्या वो भी एक ऐसा डिस्काउंट है जो आपको वैसे भी मिलना चाहिए? उसमें आपका सेक्रीफाइस नहीं है, एक्चुअल में वो रेट ही होता है सर। होलसेल रेट जो होता है ना, वो ऑलरेडी कम ही होता है, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में बेच रहे हो तो वो रेट ही सही होता है, उसमें कोई डिस्काउंट जैसी बात नहीं है, बस उसको दिखाया जाता है कि आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। जैसे मैं गया, मैंने मैं एक बिस्किट परचेस करने जा रहा हूँ, पूरा कार्टून, पूरा एक कार्टन में बिस्किट का खरीदने जा रहा हूँ, जिसके अंदर 100 पैकेट्स हैं 10 रुपीज वाले, तो 1000 का आता है। अब आप एक होलसेलर के पास ये चीज परचेस करने जा रहे हैं, तो होलसेलर अपना बिल जब बनाता है ना, तो वो आपको ऐसे लिखता है कि आपने हमसे खरीदा 1000 रुपए का प्रोडक्ट, और इसमें हम आपको देते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट 100 रुपए का, तो आपको पड़ा 900 रुपीज का। अब मुझे सारे लोग बताइए, मैं 900 लूं या 1000 लूं, कौन सी मेरी मटेरियल कॉस्ट होनी चाहिए? कौन सी मेरी मटेरियल कॉस्ट होनी चाहिए? सर 900। सभी को समझ में आ गई बात? बिल्कुल सही है सर। सर ये तो सिर्फ दिखाने का एक नजरिया है कि हम उसको दिखा ऐसे रहे ताकि बिल देख के समझ में आ जाए कि उसका एमआरपी क्या है और मुझे कितने का पड़ा है। अल्टीमेटली जो फाइनल होता है 900 वही होता है ना, तो इट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज प्राइस इफ इट इज नॉट शोन एज डिडक्शन। अगर डिडक्ट करके नहीं दिखाया है तो डिडक्ट होना चाहिए। अब आता है कैश डिस्काउंट, ये इंपॉर्टेंट है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट के बारे में आपको एक एग्जांपल देता हूं। You have purchased material RX from ABC Chemicals। मेरा एक मटेरियल है, केमिकल प्रोडक्ट है, मैंने ABC Chemicals लिमिटेड से ये मटेरियल परचेस किया। बिल बन के आया है लाइक दिस, उसमें लिखा है RX ग्रेड A, मतलब हाईएस्ट क्वालिटी का है, A ग्रेड का है। उसका रेट जो है, रेट आपको लगाया हुआ है 1000 रुपीज पर लीटर, और आपने हमसे खरीदा है 10 लीटर, तो वैल्यू लिखी हुई थी वहां पर 10,000 रुपीज। ठीक है जी। अच्छा टैक्स फ्री था, इसमें टैक्स वैक्स कुछ भी नहीं लगा था। फिर नीचे बस ये लिखा था पेमेंट टर्म्स 30 डेज। इसका मतलब क्या होता है पेमेंट टर्म्स 30 डेज? सर इसका मतलब ये होता है कि जिस दिन आपको इनवॉइस रिसीव हुआ और माल रिसीव हुआ, उसके 30 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है। क्यों दे रहा है सर वो?
ऐसा क्यों नहीं बोल रहा एडवांस में पे करो? सर क्रेडिट पीरियड जैसी कोई चीज होती है ना, बिजनेस में क्रेडिट पीरियड एक नॉर्मल चीज है सर, देना पड़ता है। अगर वो मुझे क्रेडिट पीरियड नहीं देगा ना, तो मैं किसी और से जाकर खरीद लूंगा जो मुझे क्रेडिट पीरियड दे रहा होगा। अगर ये मुझे उधार में नहीं देगा तो मैं किसी और से खरीद लूंगा जो मुझे उधार में दे रहा होगा। तो क्या उसे भी देना पड़ेगा? सर इंडस्ट्री का रूल है, सभी लोग दे रहे हैं तो उसे भी देना पड़ेगा। सबको ये बात समझ में आ गई? यस। अब साथ में एक नोट लिखा था नीचे, एक नोट लिखा था अच्छी सी राइटिंग में, 2% डिस्काउंट will be given if you pay in 2 days। क्या समझे बात को? क्या समझे बात को भाई? टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझते हो थोड़ा सा? मैं क्या चाहता हूं, मेरा पैसा मुझे आज मिल जाए या कुछ समय बाद मिले तो ज्यादा अच्छा है? ऑब्वियसली सर, कोई पैसा जितना जल्दी रिसीव हो उतनी ज्यादा वैल्यू होती है उसकी। ये बात समझते हो ना? एनी मनी दैट यू कैन रिसीव एज अर्ली एज पॉसिबल इज मोर वैल्यूएबल फॉर यू। तो ये जो एबीसी केमिकल्स है, ये इसको भी ऐसे ही लगता है, उसको बड़ा दुख होता है, उसको ये लगता है कि यार मैं सामान बेच देता हूँ और 30 डेज के बाद मुझे लोग पैसे देते हैं, 30 डेज का इंटरेस्ट लॉस होता है मेरा, वही पैसा 30 डेज बैंक में होता तो इंटरेस्ट कमा के दे देता। तो फिर एक काम करता हूँ, चलो मैं बोल देता हूँ 2% डिस्काउंट दूंगा, आप 2 दिन के अंदर पेमेंट कीजिए। अब मुझे बताइए, अगर मैंने 2 दिन के अंदर पेमेंट किया, अगर मैंने 2 दिन के अंदर पेमेंट किया तो क्या मुझे डिस्काउंट मिलेगा? मैंने 2 दिन के अंदर पेमेंट किया तो क्या मेरी वैल्यू चेंज हो जाएगी? टोटल वैल्यू बिल्कुल चेंज हो जाएगी सर। 10,000 में 2% माइनस हो जाएगा। अब मुझे बताइए, सपोज मैंने क्या किया, आई हैव पेड इन 2 days, तो कितना पेमेंट किया होगा सारे लोग बताइए, आपने पेमेंट कितना किया होगा? व्हाट विल बी द पेमेंट अमाउंट? अगर आपने 2 दिन में पेमेंट किया तो पेमेंट की वैल्यू कितनी होगी? सर 9800 रुपीज। 10,000 कैलसी में करेंगे -2%, सो यू विल गेट 9800 रुपीज। तो सारे लोग मुझे बताइए मेरी मटेरियल की कॉस्ट क्या हो गई? सारे लोग आंसर दीजिए। सर 9800 ही होनी चाहिए ना, इस मटेरियल को खरीदने का कितना पैसा लगा है? 9800, तो 9800 होनी चाहिए। सभी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे? कुछ तो आंसर दो। 10,000 दे दो, 9800, जो देना आपकी मर्जी, दे दो भाई। अच्छा, सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं। अब बच्चों एक बात समझो, आपको ये जो 200 रुपए का फायदा हुआ है, बेनिफिट ऑफ 200, बेनिफिट ऑफ 200, क्या ये विदाउट कंसिडरेशन है? क्या आपने इसके एवज में कुछ सेक्रीफाइस किया है? बिल्कुल किया है सर, ऐसी फ्री में डिस्काउंट नहीं मिला है मुझे। क्या किया है मैंने, बताओ? सर ये 200 रुपए के डिस्काउंट पे करने के लिए मैंने अपने 28 डेज का इंटरेस्ट सेक्रीफाइस किया है। जो पैसा आपकी दुकान से, आपके मार्केट से, आपके शॉप से 28 डेज बाद निकलने वाला था, वो आज ही निकल गया। तो वो जो 28 डेज में उसको इंटरेस्ट मिलता उस पैसे को, क्या वो सेक्रीफाइस हुआ है? कहने का मतलब, क्या आपने अपने क्रेडिट पीरियड को सेक्रीफाइस किया है? सर शायद वही पैसा आप और मटेरियल खरीदने में लगा देते तो 30 दिन तक तो काम रुक जाता ना, आपका काम चल जाता, और बट अब आपको वो पैसा लगेगा। तो सभी लोग समझ रहे हैं क्या ये सेक्रीफाइस है या फिर ये नॉर्मल डिस्काउंट है? क्या ये ऐसे ही मिला हुआ डिस्काउंट है या फिर सर ये डिस्काउंट एक्चुअली है ही नहीं, पेमेंट कम किया है लेकिन उसकी एवज में मैंने कहीं ना कहीं खुद का घाटा भी तो किया है? समझ गए बात को बच्चों? समझ गए सारे लोग? यस। तो ये सिर्फ इंटरेस्ट का कंपनसेशन है और कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब मटेरियल तो मेरा अभी भी कितने का आया है सर? मटेरियल तो मेरा अभी भी 10,000 आया है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज को माइनस करते जाएंगे। तो कैश डिस्काउंट इज अ स्पेशल थिंग।
कैश डिस्काउंट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज प्राइस, इट इज ट्रीटेड एज इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस। ये तो हमारा इंटरेस्ट चार्ज की कंपेंसेशन है ना सर, इट इज टू बी इग्नोर्ड। मतलब अगर दिया है ऐसा बिल में कि 10,000 है, 2% का डिस्काउंट है, इग्नोर करो, नहीं माइनस करना उसको। अगर मान लो बिल आपको ऐसा दिया होता 10,000, फिर यहाँ पे लिखा होता कैश डिस्काउंट, फिर लिखा होता 200 रुपए, फिर लिखा होता 9800, तो क्योंकि ये कैश डिस्काउंट था, ये देखते ही आप बोल देते कि नहीं भाई मुझे इसे माइनस नहीं करना है, तो तब भी मैं मटेरियल कॉस्ट क्या लेता, सिर्फ 10,000 ही लेता। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, चलिए। तो ये इंपॉर्टेंट था सर, कैश डिस्काउंट को नहीं भूलेंगे कोई भी, ये इंपॉर्टेंट है। सब्सिडी एंड ग्रांट, एनी सब्सिडी और ग्रांट रिसीव्ड from government or from other sources deducted from the cost of purchase, duties and taxes। बच्चों एक बात बताइए, आपने एक मशीन खरीदी, ठीक है, परचेज मशीन फॉर बिजनेस, परचेज मशीन फॉर बिजनेस, और ये मशीन क्या है कि आप एक छोटे दुकानदार थे, स्मॉल इंडस्ट्रीज, एमएसएमई करके आजकल बहुत आता रहता है न्यूज में, आप एक एमएसएमई थे और गवर्नमेंट की स्कीम चल रही थी, गवर्नमेंट स्कीम, कि अगर कोई एमएसएमई एक पर्टिकुलर टाइप की मशीन खरीदता है तो उसका 20% पार्ट गवर्नमेंट पे करेगा। उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, पर 20% गवर्नमेंट विल पे। तो क्या हुआ, ये जो मशीन थी इसकी कॉस्ट थी मेरे पास 5 लाख रुपीस की, ठीक है, उसमें 5 लाख में से गवर्नमेंट ने पे कर दिए 20%, विच इज 1 लाख रुपीस, और हमने जो पे किए ओन पेमेंट 4 लाख रुपीस का। अभी क्या वो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया है ना कि आप लोग बिजनेस करो अच्छे से, हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं। तो बताइए बच्चों, आप अपनी मशीन की कॉस्ट क्या लेंगे? हालांकि ये मटेरियल नहीं है, बट फिर भी मुझे बताइए, आप अपनी मशीन की कॉस्ट क्या लेंगे? क्या आप 4 लाख लेंगे या 5 लाख लेंगे? क्या आपके लिए स्पेशल स्कीम आई थी ये? नहीं सर, ये तो मेरे जैसे कोई भी मीडियम स्केल वाले होते सभी को मिल रहा था 1 लाख रुपए। कहने का मतलब आप लोगों के लिए कॉस्ट ही इतनी थी ये, तो आप कॉस्ट लेंगे इतनी ही। अच्छा, सिमिलर चीज अगर किसी मटेरियल के लिए होती कि गवर्नमेंट ने बोला फार्मर्स लोगों को कि आप ये वाला बीज लीजिए, अच्छी क्वालिटी के बीज लीजिए, सीड्स, हम आपको उसमें 50% पैसा हम आपके बिहाफ में देते, तो किसान को तो सस्ता ही पड़ा ना वो चीज। तो किसान अपने मटेरियल कॉस्ट में 50% कॉस्ट ऐड करेगा, पूरी सिर्फ 50% करेगा। ठीक है, इसका मतलब सर कोई भी सब्सिडी ग्रांट कुछ भी मिलता है हमको, एनी सब्सिडी ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट शुड बी डिडक्टेड। तो मैंने बोल्ड करके लिख दिया इसको, डिडक्टेड। ठीक है, अगली बात सर, रोड टैक्स और टोल टैक्स। रोड टैक्स, टोल टैक्स इफ पेड बाय द बायर इट इज इंक्लूडेड विद द कॉस्ट ऑफ परचेज। कभी कभी क्या होता है ना, आपको आपका गुड्स ज्यादा दूर से मंगाना पड़ता है, और ज्यादा दूर से जब गुड्स आता है तो मेरी खुद की गाड़ी जाती है और लेकर आती है कभी कभी, क्योंकि मैं ज्यादा क्वांटिटी में मंगाता हूँ। तो आते समय मुझे रोड टैक्स देना पड़ता है या टोल टैक्स देना पड़ता है। अगर हमारा और सप्लायर का ये टर्म्स डिसाइड हुआ है कि टोल टैक्स भाई आप पे करेंगे, तो मेरी कॉस्ट का पार्ट नहीं। लेकिन अगर मैं पे कर रहा हूं तो क्या ये मटेरियल खरीदने के लिए किया हुआ खर्चा है? यस। तो इसका मतलब दैट शुड बी इंक्लूडेड विद इन द कॉस्ट ऑफ परचेज। सर लेकिन ये बिल में तो लिखा नहीं होगा। बिल में नहीं लिखा तो भी ऐड करोगे, यही तो स्पेशल बात है वैल्यूएशन में, यही तो समझना है। हर चीज बिल में नहीं लिखी होती, बिल में तो सिर्फ वो लिखा होता जो मुझे सप्लायर को पे करना है, लेकिन ट्रक वाले को जितना पे करना है वो तो अलग से बिल आता है ना। तो क्या ये भी मटेरियल की कॉस्ट कहलाएगी? यस सर, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू परचेजिंग मटेरियल, किसी और चीज के लिए नहीं था। तो रोड टैक्स, टोल टैक्स इफ पेड बाय द बायर देन इट इज इंक्लूडेड विद द कॉस्ट ऑफ परचेज। अब बात आती है सर जीएसटी की। जीएसटी समझते हो सब लोग क्या है? सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले एक टैक्स हुआ करता था जिसका नाम था वैट, और एक दूसरा टैक्स हुआ करता था जिसका नाम था सर्विस टैक्स। दोनों को मिक्स करके क्या बना दिया? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बच्चों क्या होता है, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ ये वाली बात पता भी होंगी, कुछ लोगों को नहीं भी पता होंगी। अकाउंटिंग समझते हैं पहले, अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी।
अगर आप एक बिजनेसमैन है, मान लेता हूं एक बिजनेसमैन की मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, एक बिजनेस एंटिटी की, तो बिजनेस एंटिटी क्या करता है, जब भी वो कोई चीज परचेस करता है ना, जैसे सपोज मैंने परचेस किया कोई गुड्स जो कि आया था 1 लाख रुपए का और उस पर जीएसटी लगा था 5% से, तो जीएसटी कितने का लगा होगा, 5,000 का। तो ऑब्वियसली मुझे पेमेंट कितना करना पड़ा था सर, पेमेंट तो पूरा 1,05,000 का किया था मैंने, लेकिन मैंने उसकी जर्नल एंट्री क्या करी थी, सारे लोग ध्यान देना सर, मैंने जर्नल एंट्री करी थी परचेज अकाउंट डेबिट कितना 1 लाख, जीएसटी डेबिट 5,000 और क्रेडिट में आपने बैंक कर दिया था या क्रेडिटर्स कर दिया था 1,05,000। ये जो जीएसटी था इसके आगे मैंने ब्रैकेट में आर लिख दिया था। ऐसा क्यों, क्योंकि सर जब मैं वापस सेल करने जाता हूं ना, अगेन जब मैं सेल करने जाता हूं किसी को कोई आइटम, तो सेल्स करते समय भी मैं ऐसा बोलता हूं कि मैंने आपको 50,000 का सेल किया और आपसे मैं जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूं 5% का। तो कस्टमर ने मुझे कितना पे किया, कस्टमर से मुझे कितना रिसीव हुआ, 5 लाख, सॉरी 50,000 प्लस 5% विच इज 52,500। तो इसकी एंट्री भी मैं क्या करता हूं, सब ध्यान देना। बैंक में मेरे पास कैसा कितना पैसा आया सर, बैंक में मेरे पास आया 52,500 और मैंने क्रेडिट किया सबसे पहले तो सर कस्टमर को, सेल्स को 50,000 से, और जो बचा हुआ मैंने जो जीएसटी था ना उसको क्रेडिट कर दिया 2,500 से। अब मैं क्या करूंगा, जब मुझे कस्टमर को, सॉरी गवर्नमेंट को पेमेंट करना है, टैक्स पेमेंट, गवर्नमेंट टैक्स पेमेंट, तो वैसे तो हमको क्या लगता है कि भाई हम गवर्नमेंट को, हमको 2,500 पे करने चाहिए क्योंकि हमने 2,500 रिसीव किए हैं कस्टमर के बिहाफ में, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। गवर्नमेंट को आप पे करेंगे कुछ और वैल्यू, आप करेंगे जीएसटी अकाउंट डेबिट, ये जीएसटी पेबल है, इसको मैं जीएसटी पेबल लिख देता हूं, जीएसटी पी, जीएसटी पेबल आप करेंगे जीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट 2,500 रुपए जो हमको गवर्नमेंट को पे करना था, टू जीएसटी रिसीवेबल, जो जीएसटी आप देकर आए थे ना, जो जीएसटी आप देकर आए थे 5,000 का, उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो मतलब गवर्नमेंट को कुछ नहीं पे करना, कुछ भी नहीं पे करना। मान लो मैं इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूं, मैं बोल देता हूं कि मैंने पूरा सेल किया था 5 लाख रुपए का, तो मुझे लग गया था 5,25,000, तो मैं एक एक जीरो बढ़ा देता हूँ, चलो तो और अच्छे से समझ में आएगी बात आपको। मतलब 25,000 का जीएसटी पेबल था, तो जीएसटी पेबल था 25,000 का और ऑलरेडी मैं गवर्नमेंट को पे करके आया था 5,000 रुपए मेरे सप्लायर के थ्रू, तो मुझे बचा हुआ जीएसटी ही पे करना पड़ा सिर्फ बैंक से। सर इसका मीनिंग क्या निकला, इसका कंक्लूजन क्या निकला, देखो बच्चों इसका कंक्लूजन ये निकला, जीएसटी पेड ऑन परचेज, जीएसटी पेड ऑन परचेज कैन बी एडजस्टेड, उसे एडजस्ट किया जा सकता है विथ जीएसटी पेबल। मतलब कहने का मतलब, आप जो पैसा टैक्स का दे के आए हो ना अपने सप्लायर को, उसमें से कुछ पैसा ऐसा है जो जीएसटी की लायबिलिटी को एडजस्ट करने में काम आ जाएगा, वो आपकी कॉस्ट नहीं है, वो तो सिर्फ एक एडजस्टमेंट है। क्या सभी ने बात समझी? इसका मतलब जीएसटी जो ऐड होगा, क्या वो पेरा परचेज वैल्यू में ऐड होना चाहिए मटेरियल कॉस्ट में या फिर नहीं ऐड होना चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, क्या वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल में इट शुड बी एडेड और नॉट? सो इट मींस GST paid should not be added to the purchase value, should not be added to the material cost, लिखता हूं, should not be added to the cost of material। सर उसको ऐड हमको नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, अगर मुझे सर अलाउड ही नहीं है, अगर मुझे अलाउड नहीं है एडजस्ट करना, तो अगर एडजस्ट करना अलाउड नहीं तो फिर ऐड कर देना। तो ये वाला पॉइंट कब एप्लीकेबल होगा, व्हेन क्रेडिट ऑफ जीएसटी इज अलाउड।
और सर वैसे प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली 90% केसेस में जीएसटी अलाउड होता है। तो अगर क्वेश्चन मुझसे बोलता है कि जीएसटी ऐड हुआ है, मैं क्या करूंगा? सर अगर कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, सिर्फ ये बोला है कि जीएसटी वैल्यू है, क्रेडिट के बारे में कोई बात नहीं है, तो मत ऐड करो। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल दे कि ये जीएसटी डिसअलाउड था, क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, तो फिर ऐड कर देना। देखिए पढ़ते हैं, समझते हैं यहाँ पे। आइदर ऑफ द जीएसटी, अच्छा जीएसटी में भी दो तीन तरह के होते हैं, आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, वो आपको नितिन सर समझाएंगे। तो आइदर ऑफ द जीएसटी पेड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स or services and collected from the buyers, it is excluded from the cost of purchase if credit for the same is available, and unless mentioned specifically it should not form cost of purchase. अगर कुछ भी नहीं लिखा है क्वेश्चन में कि क्रेडिट अवेलेबल है या नहीं है, मतलब कि कुछ भी मेंशन नहीं, अनलेस मेंशन्ड स्पेसिफिकली, आपको उसको कॉस्ट ऑफ परचेज का पार्ट नहीं बनाना है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और आप सभी लोग मुझे आंसर करेंगे इसका। मैंने यहां पर लिखा बच्चों, ये आपका इनवॉइस है, परचेज वैल्यू। अब मैं क्वांटिटी नहीं लिख रहा, सीधे परचेज वैल्यू लिख रहा हूं 20,000। जीएसटी 5% के हिसाब से लगा आपको 1,000, ठीक है। फिर आपका फ्रेट लगा जो आपको सप्लायर को पे करना है 500 रुपीज। फिर आपका कैश डिस्काउंट माइनस हुआ इन सब में से, तो टोटल आपका आया था कितना, 21,500। और इसमें से मैंने कैश डिस्काउंट माइनस किया और कैश डिस्काउंट मुझे मिला था जल्दी पेमेंट करने का 100 रुपए, 21,400। बताइए व्हाट इज द मटेरियल कॉस्ट? मटेरियल कॉस्ट कितना होगा सारे लोग? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या भाई ऑफलाइन हो गए क्या सारे लोग? नो आंसर्स? हमने सीखा तो है यार, कुछ तो अपने मन से बताइए बच्चों। अरे वाह, आ गए आंसर्स। सबसे पहले सर वन बाय वन देखते हैं, क्या परचेज वैल्यू लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए सर। जीएसटी के बारे में कुछ नहीं लिखा, क्रेडिट अवेलेबल है या नहीं है? सर कुछ नहीं लिखा होता तो हमारी क्रेडिट अवेलेबल होती है, और अगर क्रेडिट अवेलेबल होती है तो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना है। सर फ्रेट, फ्रेट ऐड हुआ है मतलब फ्रेट पे करना है मुझे। कैश डिस्काउंट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो बची सिर्फ दो वैल्यूज 20,000 एंड 500। तो मैं लिखूंगा 20,000 प्लस 500 इक्वल्स टू 20,500। दिस इज द मटेरियल कॉस्ट। बच्चों समझ में आ गई बात? कंफर्टेबल? कंफर्टेबल हो सारे लोग? चलो एक बार कंफर्म कर दो, यहां तक सब क्लियर है क्या? जीएसटी तक की बात? वेरी गुड, सुपर्ब सर। अगली बात, जीएसटी के बाद हम आते हैं कस्टम ड्यूटी में। कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटीज पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इट इज एडेड टू द परचेज कॉस्ट। देखिए दोस्तों, जैसे हमारा जीएसटी होता है ना, वैसे ही एक टैक्स और लगता है जिसका नाम है कस्टम ड्यूटी। सर ये कब लगता है? एप्लीकेबल ऑन इंपोर्ट्स ऑफ गुड। अगर आप इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट का मतलब समझते हो सब? मतलब दूसरी कंट्री से परचेस किया मैंने, इस इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर से अगर हमने परचेस किया है तो हमें इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है। और कस्टम ड्यूटी के रूल ये हैं सर कि क्रेडिट इज नेवर अवेलेबल। कस्टम ड्यूटी में कभी कोई क्रेडिट अलाउड होता ही नहीं है।
अभी किसी चीज में क्रेडिट अलाउड होना ही नहीं है, मतलब वो जो मैं जितना भी टैक्स दे के आया हूं, क्या पूरा मेरा कॉस्ट है, क्या पूरा मेरा खर्चा है, क्या वो बाद में कभी किसी से एडजस्ट होगा? नहीं होगा सर। मींस कंप्लीट कॉस्ट, और क्योंकि ये कंप्लीट कॉस्ट है, सो ऐड टू द परचेज वैल्यू, परचेज वैल्यू के साथ इसे भी ऐड कर देंगे। आई होप सबको कस्टम ड्यूटी भी समझ में आ गया। तो क्या लिखा है सर? कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी इज पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इट इज एडेड विद द परचेज कॉस्ट बिकॉज नो क्रेडिट अवेलेबल। तो सर कुछ भी नहीं लिखा तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? अरे भाई ये तो एक जनरल कॉमन सेंस है कि कस्टम ड्यूटी में कभी मिलता ही नहीं है, तो फिर लिखने का वेट ही मत करो ना, वेट ही मत करो कि लिखा है कि नहीं लिखा है। करेक्ट है? यस। चलिए ये भी एक बात हो गई। अगली बात है सर डीमरेज। डीमरेज क्या होता है? ये कुछ नई बातें हैं डीमरेज। डीमरेज के लिए आपको एक स्टोरी बताता हूं। देखिए आपने क्या किया, आप हैं चेन्नई में, ठीक है, आप चेन्नई में हैं, सो बायर इज इन चेन्नई, और सेलर जो मैं वेंडर बोलूंगा, वेंडर या सप्लायर, वेंडर इज इन मुंबई। एक काम करते हैं हम लोग, वेंडर को बना देते हैं हम लोग कहां पर, विशाखापट्टनम में, वाइजैक। मैं बोल देता हूँ कि वेंडर जो है वो वाइजैक में है, वाइजैक मतलब विशाखापट्टनम यहाँ पर है। अभी क्या, अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा तो यहाँ पर है विशाखापट्टनम और यहाँ पर है चेन्नई, मतलब शिप का जो रूट है वो एप्लीकेबल है, शिप के थ्रू गुड्स आ सकता है, ठीक है। तो ये बात समझ लेना कि शिप के थ्रू गुड्स आ सकता है। तो मैंने इसको भेजा पीओ, परचेज ऑर्डर, और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था जो भी था सर, डिलीवरी उसने करी, और डिलीवरी करी उसने किससे? शिप से। अभी क्या होता है, जब शिप से गुड्स आता है ना, तो सीधे मेरे फैक्ट्री में तो आएगा नहीं, बाय रोड आता तो सीधे फैक्ट्री में आ जाता, शिप से आता है तो सर सबसे पहले ये गुड्स जो आता है, पहले आता है पोर्ट में। तो सबसे पहले यहां से गुड्स निकला, सबसे पहले आया पोर्ट में। इस पोर्ट के अंदर क्या होता है, शिप आपका पहुंचा, शिप यहां पर पहुंचा, शिप ने अनलोड किया गुड्स को, और अनलोड करके रख दिया एक वेयर हाउस के अंदर। पोर्ट में एक वेयर हाउस है, वहां पर रख दिया। अच्छा, जैसे ही मेरा गुड्स वेयर हाउस में पहुंचा ना, तो मेरे पास एक एसएमएस आ गया, एक एसएमएस आ गया चेन्नई पोर्ट से, एक एसएमएस आ गया, चेन्नई का पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट की वेबसाइट से एक एसएमएस आ गया कि योर गुड्स हैव रिसीव्ड, योर गुड्स आर रिसीव्ड, प्लीज रिसीव, प्लीज टेक इन 2 days, 2 दिन के अंदर लेके जाओ यहां से। अभी आप चेन्नई में हो तो 2 दिन वहीं से लेना है आपको, कोई बड़ी बात तो है नहीं। और फिर लिखा था डिले विल चार्ज पेनल्टी ऑफ, अगर कोई भी डिले होता है तो आपको पेनल्टी चार्ज होगी ₹1000 पर डे के हिसाब से। अभी क्या हुआ, मैं गलती से भूल गया और मैं थोड़ा लेट हो गया, और क्योंकि मैं लेट हो गया तो अब जो मुझे पेमेंट करना पड़ा पोर्ट में, सर मुझे डेमरेज पे करना पड़ा, पेनल्टी पे करनी पड़ी। पेनल्टी मैंने पे करी 2000 रुपीज की, क्योंकि 2 दिन लेट आया। अब मान लेता हूं मैं परचेज वैल्यू जो था गुड्स का वो था 20 लाख रुपीज का, ठीक है, उस पर जीएसटी लगकर आया था 25 जा 20 लाख का 5% मतलब 1 लाख, 5% से जीएसटी लगकर आया था। और फिर उसके ऊपर सर था फ्रेट, जो हमने शिप से मंगाया ना, तो फ्रेट हमको बियर करना था, फ्रेट था 50,000। और जो मुझे डीमरेज और पे करना पड़ा, डीमरेज मतलब ये जो पेनल्टी पे करनी पड़ी ना, उसको डीमरेज बोलते हैं, डीमरेज पे करना पड़ा 2000 का। अब सारे लोग बताइए मुझे, आपकी मटेरियल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए?
सर बहुत सिंपल सी बात है, परचेज वैल्यू तो लगनी ही लगनी है, जीएसटी कुछ नहीं लिखा तो नहीं लगनी है, फ्रेट भी लगना ही लगना है। अब सवाल उठता है डीमरेज का, डीमरेज का क्या करें? मुझे बताइए डीमरेज की जो कॉस्ट थी वो अवॉइडेबल थी या अनअवॉइडेबल थी? बताइए सारे लोग, अवॉइडेबल थी या अनअवॉइडेबल थी? क्या आप 2000 रुपए बचा सकते थे? क्या अवॉइड कर सकते थे या अनअवॉइडेबल थे? सर वो तो लगने ही लगने थे। सर बिल्कुल अवॉइड कर सकते थे, सभी ने यही आंसर दिया कि सर दिस 20,000 वाज अवॉइडेबल। तो क्या ये आपके मटेरियल की कॉस्ट है या आपकी केयरलेसनेस की कॉस्ट है? सर दिस इज कॉस्ट ऑफ केयरलेसनेस। कोई मटेरियल खरीदने की कॉस्ट थोड़ी है सर। मैं ये नहीं बोल रहा कि 2000 नहीं लगे, मुझे लगे हैं, ये भी नहीं बोल रहा कि कॉस्ट नहीं है, बट मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि ये मटेरियल की कॉस्ट नहीं है, दिस इज कॉस्ट ऑफ योर केयरलेसनेस। अगर आप समय पे ले लेते तो आपको मटेरियल इतना महंगा नहीं पड़ता। तो मैं तो बोलूंगा भाई मेरी मटेरियल कॉस्ट कितने की है? 20,50,000, विच मीन्स नॉट टू बी एडेड। अब एक सिंपल सा रूल आपको बता देता हूं, सिंपल सा रूल। अगर कोई भी कॉस्ट, अगर कोई भी कॉस्ट आपकी परचेस से रिलेटेड नॉर्मल थी, जो लगनी ही लगनी थी, मतलब अनअवॉइडेबल, जैसे कि भाड़ा, जैसे कि फ्रेट, तो फिर आप बोलोगे यस, ऐड, ऐड कर दो। और अगर एबनॉर्मल थी, मतलब आपकी गलती से हुई है, मतलब आपने अवॉइड नहीं किया जा सकता था, अवॉइड किया जा सकता था, अवॉइडेबल लिखूंगा मैं, इसे बचाया जा सकता था, मतलब पेनल्टी नेचर की कॉस्ट हो गई ना ये। तो ये सब कुछ नॉट टू बी एडेड। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, इस चीज को आप ध्यान रखना अच्छे से। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। सर पहले लिखा है डीमरेज, डीमरेज इज अ पेनल्टी इम्पोज्ड बाय ट्रांसपोर्टर फॉर डिले इन अनलोडिंग और ऑफलोडिंग मटेरियल। भाई वेयर हाउस में रखा है, ऑफलोड करो ना, आप अपने ट्रक लेके आओ और लेके जाओ सामान। आप नहीं लेके आ रहे तो हमारा स्टोरेज ब्लॉक हो गया ना, उस वजह से हम आपसे डिले के चार्जेस लेते हैं। इट इज एन एबनॉर्मल कॉस्ट एंड नॉट इंक्लूडेड। एबनॉर्मल कॉस्ट इंक्लूड नहीं करूंगा कॉस्ट ऑफ परचेज। आई होप सबको समझ में आया। डिटेंशन चार्जेस, डिटेंशन चार्जेस, आपको इस गुड्स को इस ट्रक में भरकर नहीं लाना था क्योंकि ये कुछ अनसेफ मटेरियल था, हजार्डस मटेरियल था। आपको एक सिक्योर्ड वाले ट्रक में लाना था, आपने नहीं लाए, इस वजह से गवर्नमेंट ने आपको पेनल्टी चार्ज करी, नॉन कंप्लायंस ऑफ रूल की वजह से कुछ फाइन लगा। क्या लगता है आपको, एबनॉर्मल है? नॉट इंक्लूडेड। फिर लिखा है पेनल्टी, पेनल्टी ऑफ एनी टाइप नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि पेनल्टी हमेशा अवॉइडेबल होती है। करेक्ट। अब बात आती है दोस्तों इंश्योरेंस की। सर इंश्योरेंस क्या होता है? बच्चों क्या होता है, जब आप हाई वैल्यू आइटम मंगाते हो ना, जैसे आप मान लो 2 लाख का लैपटॉप परचेस कर रहे हो फ्लिपकार्ट से, और आप अपने घर में होम डिलीवरी मांग रहे हो, तो फ्लिपकार्ट को भी पता है यार कि यहाँ से बैंगलोर से जा रहा है ट्रांसफर होके, पुणे में किसी घर तक जाना है, बीच में ट्रक से जाएगा, यहाँ से जाएगा, वहां से जाएगा, हो सकता है ब्रेकेज हो जाए, हो सकता है ब्रेकेज हो जाए ना। तो उस पूरे ट्रांजिट को, ट्रांजिट मतलब उसके सफर को हम इंश्योर्ड करा लेते किसी इंश्योरेंस कंपनी से, कि अगर इसमें कुछ दिक्कत हुई तो इंश्योरेंस कंपनी हमको क्लेम पे कर देगी। तो ये इंश्योरेंस का एक एग्रीमेंट होता है ट्रांसपोर्टर और कुरियर वाले और अमेजोन के बीच में, उसकी कहीं ना कहीं कॉस्ट हमारे ऊपर भी आती है। इंश्योरेंस, शिपिंग इंश्योरेंस कहते हैं इसको। अब मुझे बताइए दोस्तों, लुकिंग टू द नेचर ऑफ द आइटम, क्या लगता है आपको इंश्योरेंस करवाना चाहिए नहीं? मान लो आप एक बिजनेसमैन है, आप सप्लायर से कुछ सामान मंगा रहे हैं और उसने बोला कि इंश्योरेंस का खर्चा आपका होगा, तो आप क्या ऐसा बोल दोगे कि नहीं नहीं मत कराओ इंश्योरेंस? क्या ये अवॉइडेबल है या अनअवॉइडेबल है? क्या ये लगना ही लगना है या नहीं लगेगा तो चलेगा? बताइए सारे लोग। सर ये अनअवॉइडेबल है और ये एक नॉर्मल एक्सपेंस है जो लगना ही लगना होगा, और क्योंकि ये लगना ही लगना है, which means it should be included, it should be added with the cost of purchase. इसके बाद आता है दोस्तों कमीशन या ब्रोकरेज।
कभी कभी क्या होता है, सपोज कोई चीज बहुत फेमस है, लाइक नासिक का किशमिश। नासिक का किशमिश बहुत फेमस है। अभी मैं बैठा हूं मध्य प्रदेश में, मान लो मुझे नासिक से कुछ परचेज करनी किशमिश। अब दो तरीके हैं, या तो मैं नासिक जाऊं, ट्रेवल करूं और अपने मन का मटेरियल वहां से खरीदूं जो मुझे पसंद आया, या तो मैं अपना एक एजेंट रख लूं वहां पे, उस एजेंट को समझा दूं कि भाई तुम नासिक के बंदे हो, हमेशा मैं तुमको फोन करूंगा, जैसा मुझे मटेरियल पसंद है वैसा खरीद के तुम वहां से भिजवा देना। अच्छा, वो एजेंट बोलता है कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं तो मुझे कमीशन चाहिए। अब मुझे बताइए, ये कमीशन अनअवॉइडेबल थी या अवॉइडेबल थी? सारे लोग बताइए, क्या ये नॉर्मल कॉस्ट है बिजनेस की? बिल्कुल सर, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे बनते हैं जहां पर आपको लोगों को कमीशन देना पड़ता है, दलालों के थ्रू परचेजिंग करनी पड़ती है, मतलब ये एक नॉर्मल कॉस्ट है, और क्योंकि ये नॉर्मल कॉस्ट है, इट शुड बी एडेड विद द कॉस्ट ऑफ परचेज। करेक्ट है? परफेक्ट। तो कमीशन बोल दो या ब्रोकरेज बोल दो। सर लेकिन ये तो अवॉइड भी हो सकती थी, आप खुद भी जा सकते थे। अरे मैं खुद जाता ना तो मुझे आने जाने का जितना खर्चा होता उससे तो कम ही पड़ रहा है कमीशन, ये सोचो। चलिए अगली बात है फ्रेट इनवर्ड्स, मतलब बुलवाने का जो भाड़ा लगता है ना। आउटवर्ड सर क्या होता है? आउटवर्ड मतलब बेचने का है, तो हम तो अभी मटेरियल की बात कर रहे हैं, मटेरियल तो हम बेचते नहीं, मटेरियल तो खरीदते हैं। इट इज एडेड विद द कॉस्ट ऑफ परचेज बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, हम लोग ऐड करते आ ही रहे हैं। उसके बाद कुछ आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस ये अगर आप समझ लेंगे कॉस्ट ऑफ कंटेनर तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं समझाता हूँ कॉस्ट ऑफ कंटेनर सब आपको, ठीक है? कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छी पैकिंग में आती, बहुत शानदार पैकिंग में आती है। जैसे सपोज हम लोग बात करते हैं, आप एक ड्राई फ्रूट का बॉक्स खरीद रहे हैं एक स्वीट शॉप से, ड्राई फ्रूट बॉक्स फ्रॉम अ स्वीट शॉप। अच्छा, अभी कुछ कुछ लग्जरी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्वीट शॉप ने क्या किया है, उसने एकदम शानदार सा बॉक्स बनाया, पहले तो एकदम शानदार सा बॉक्स बनाया है। ठीक है, इसमें यहां पर उसने गोल्डन लेयर्स सारी लगा दी है साइड में। इसको छोटा कर देता हूं मैं, यस। ऐसी गोल्डन लेयरिंग लगा दी कॉर्नर्स में, और यहां भी बहुत एकदम सिल्वर डिजाइनिंग कर दी है। अब क्या है, इसका प्राइस उसने काफी हाई रख दिया। इस ड्राई फ्रूट के बॉक्स का प्राइस उसने रखा है ₹1000। देखो दो तरह के कस्टमर हैं, एक ऐसे होते हैं जो प्राइस इनसेंसिटिव होते हैं, उनको प्राइस से कोई मतलब नहीं, वो बोलते हैं वाह यार अच्छा दिख रहा है, किसी को गिफ्ट देने में पसंद आएगा। और दूसरे कस्टमर ने पूछ लिया, एक कस्टमर ने पूछ लिया भैया आप इतना पैसा क्यों चार्ज कर रहे हो? तो स्वीट्स वाले ने बोला आप बॉक्स देखिए कितना अच्छा है। तो मैंने उससे ही बोला भाई मुझे सिर्फ मिठाई चाहिए, मुझे सिर्फ ड्राई फ्रूट चाहिए, मैं आपको बॉक्स वापस कर दूंगा, क्या आप मुझे डिस्काउंट देंगे कुछ? तो ताज्जुब की बात यह हुई कि उसने बोला, स्वीट वाले ने, बिल्कुल कर देंगे हम आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमसे लेकर जाइए 1000 में, ये अभी आप 1000 पे कीजिए, जब आप रिटर्न करेंगे, ये डब्बा हमारा 200 रुपए का, हम आपको 200 रुपए रिफंड कर देंगे। अब मुझे बताइए ये जो मटेरियल की कॉस्ट है क्या कहलाएगी बताइए? अगर आप रिटर्न करना चाहते हैं और आप कंटेनर को यूज नहीं करना चाहते तो मटेरियल की कॉस्ट क्या होगी? एवरीवन टेल मी। क्या ये 200 रुपए बचाए जा सकते हैं? बिल्कुल बचाए जा सकते हैं सर, आप वापस कर दीजिए ना। तो मटेरियल की कॉस्ट आपकी होगी 800। ये 800 कैसे आया सर? जितनी भी कॉस्ट है, जो भी परचेज वैल्यू है वो लिखिए सबसे पहले, और उसमें से माइनस कर दीजिए कितना रिफंड अलाउड है, कितना रिफंड अलाउड है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अब हम दूसरे तरीके से समझते हैं। अब बिजनेस वाले एग्जांपल में जाते हैं। मैं कोई केमिकल खरीद रहा हूं, केमिकल। अभी केमिकल परचेज करने के दो तरीके हैं, या तो मैं अपना कंटेनर सेंड करूं, सेंड योर ओन कंटेनर, सेंड योर ओन कंटेनर, ऐसा सप्लायर ने बोला कि आप अपना कंटेनर भेजिए और हम आपको
ये चीज दे देंगे 20,000 रुपीज में। दूसरा ऑप्शन उसने ये दे दिया कि आप मत भेजिए कंटेनर, वी विल सेंड कंटेनर और हम आपको प्राइस चार्ज करने वाले 24,000। बच्चों सारे लोग मुझे बताइए कंटेनर की कॉस्ट कितनी ऐड हो रही है यहाँ पर? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कंटेनर? क्या लगता है आप लोगों को कंटेनर की कॉस्ट कितनी अज्यूम करके चलना पड़ेगा? सर 4,000 रुपए लग रहे हैं कंटेनर की वजह से, 4,000 रुपए कंटेनर की वजह से। मैंने फोन किया सप्लायर को, मैंने बोला कि आप अपना कंटेनर भेजिए। अच्छा 4,000 सारे लोगों ने आंसर नहीं दिया, क्या डाउट है इसमें भी? 20,000 बिना कंटेनर के, 24,000 अपना कंटेनर साथ में भेजेगा वो, 4,000 रुपए कंटेनर के, ठीक है। मैंने फोन किया सप्लायर को, मैंने बोला भाई एक काम करो आप अपने कंटेनर में भेजो, मैं आपको कंटेनर वापस करता हूँ, मैं आपको कंटेनर वापस करता हूँ। तो उसने बोला फिर भी मैं आपसे कंटेनर चार्जेस तो लूंगा, अगर आप रिटर्न करते हो कंटेनर, अगर आप रिटर्न करते हो तो मैं आपको 3,000 वापस दूंगा, अगर आप कंटेनर रिटर्न करते हो तो मैं आपको 3,000 रिफंड कर दूंगा। अब मुझे सारे लोग बताइए, सारे लोग बताइए मटेरियल की कॉस्ट कितनी कहलाई? इसमें से कितनी कॉस्ट ऐसी है जो अवॉइड की ही नहीं जा सकती? सर 21,000, क्योंकि देखो 20,000 तो देना ही देना है, और कंटेनर अगर आपके पास नहीं है, कंटेनर अगर आपके पास नहीं है तो आप तो मंगाएंगे उससे, और 4,000 में से 1,000 तो आपके जब्त हो जाएंगे सर, वो 1,000 तो वापस आने नहीं, 3 ही वापस आने। तो अगर आप रिटर्न भी कर देंगे तो भी 21,000 से कम कॉस्ट तो नहीं जाएगी ना आपकी, मतलब 21,000 होगी। सर ये कैसे निकली? इसका फॉर्मूला है परचेज वैल्यू 20,000, फिर कॉस्ट ऑफ कंटेनर माइनस रिफंड। तो सर कंटेनर की कॉस्ट थी 4,000 माइनस रिफंड आया 3,000, तो ये 1,000 तो अभी भी लग गए ना सर, इसलिए 21,000। बताइए सबको समझ में आ गई ये बात? एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद दिस? बताओ फटाफट, क्लियर है ना ये बात? यस। अगली बात सर, अगर मैं बोलता हूं इफ कंटेनर कॉस्ट, या फिर अगर मैं बोलता हूं इफ कंटेनर इज नॉन रिटर्नेबल, अगर ऊपर वाले ही एग्जांपल में हमें बोल देता वो कि नहीं नहीं कंटेनर तो आपको ही रखना पड़ेगा, हम कंटेनर वापस नहीं लेते, तो सारे लोग बताइए क्या होती कॉस्ट ऑफ मटेरियल? अगर इसी एग्जांपल में हमारे सप्लायर हमको ये बोलता कि कंटेनर वापस नहीं होगा, कंटेनर अब आपका, अब आप जानिए आपको क्या करना है, तब सर हमें पता चल जाता कि 24,000 पूरे के पूरे मुझे देने पड़ेंगे और इसमें से कुछ भी अवॉइडेबल नहीं है। 24,000 इज द करेक्ट आंसर। चलिए इस चीज को हम फटाफट बुक में कर लेते हैं सर। ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंटेनर, पहली बात नॉन रिटर्नेबल, अगर रिटर्न होना ही नहीं है तो फिर तो ऐड कर दो भाई, फिर तो 4,000 पूरा ऐड कर दिया मैंने, 20 + 4 24, कोई दिक्कत नहीं। अगर रिटर्नेबल है, if on return container cost of container is returned back, then in that case cost of container is not added with the cost of purchase। अगर पूरा का पूरा पैसा मुझे मिल जाएगा, अगर वो ये बोल दे कि आपको पूरा का पूरा पैसा दे दूंगा, अगर आपको ये बोल दे कि पूरा का पूरा पैसा वापस मिल जाएगा, तो फिर बताइए आपने कितना माना था? 800 ही लिया था ना आपने, कि 200 का डब्बा है, 200 पूरे वापस मिल जाएंगे, तो फिर तो जो उसकी मटेरियल की कॉस्ट है 20,000 सिर्फ वही लेनी है। और अगर बोले पार्शियल है, पार्शियल मतलब if the amount of refund on returning the container is less than the amount of paid, then जितना शॉर्टफॉल है सिर्फ उतने को ऐड करना है। कितना शॉर्टफॉल है मेरा? सर 1,000 का शॉर्टफॉल आया था, सिर्फ उतने को मैंने ऐड कर दिया, दैट्स इट। क्या ये वाली बात समझ में आई? फिर से एक बार रिपीट करता हूँ बच्चों, 3 सिनेरियो बन रहे हैं। एक तो रिटर्न होना ही नहीं है, रिटर्न होना ही नहीं तो 4,000 पूरे ऐड कर दो। दूसरा है रिटर्न होगा और पूरे पूरे पैसे वापस भी मिलेंगे, तो फिर सिर्फ 20,000 मानो कॉस्ट को। रिटर्न होगा लेकिन पूरे पैसे ना मिलके आपको सिर्फ 3,000 वापस मिलेंगे, तो जो 1,000 लग गए ना मेरे, उसको 20 में ऐड कर दो, 21,000। क्या तीनों आंसर, तीनों अप्रोच, तीनों तरीके आपको क्लियर हैं दिमाग में? क्या क्वेश्चंस कर पाएंगे कॉस्ट ऑफ कंटेनर के अब? यस, परफेक्ट गाइस। अब बच्चों आपके सामने नीचे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं 4 एग्जांपल्स, ये आपको करके आना है मंडे तक।
ये 4 एग्जांपल में आपको मटेरियल कॉस्ट निकालना है, बहुत इजी है, अभी भी कर सकते हो, लेकिन ये मैं आपको देना चाहता हूँ। अब सर इसके साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अब हम अगले लेक्चर में करेंगे शॉर्टेज।